मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सब मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और एट द सेम टाइम हम इसमें से बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। चलो ठीक है, मैं ना सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। बड़ी अच्छी स्टोरी है ये, एक ऐसे इंसान की जो हमेशा ये सोचता रहता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो एक इंसान था, एक लड़का था, वो मौसमी बेचता था, मौसमी। वो स्टारबक्स के सामने ना एक रेडी लगाता था। तो रेडी लगा के वो मौसमियाँ बेचता था। जैसे गर्मियों का सीज़न है, अभी चल रहा है, तो उसने रेडी लगा के मौसमी बेचना स्टार्ट किया। तो 10 रुपये के जी वो मौसमी बेचता था। तो उसने देखा कि यार मेरे से ना मौसमी बहुत कम लोग खरीदते हैं। लोग आते हैं सीधे अंदर चले जाते हैं, स्टारबक्स में 250, 300, 400, 500 रुपये की कॉफ़ी पी के आ जाते हैं, बट मेरे से 10 रुपये की मौसमी खरीदने में लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है। वो अक्सर इस बात को सोचता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा एक लड़का आया, उसका नाम देव था। वो अपनी गाड़ी से निकला, तो गाड़ी से निकल के वो स्टारबक्स में चला जाता है कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी पी कर आता है, चमचमाती कार उसके पास, देख के लग रहा है कि बंदा अमीर है यार, बहुत अच्छा पैसे वाला है। अब जो मौसमी वाला था ना, वो भगवान से बड़ी शिकायतें करने लग जाता है कि मैं तुम्हें तब मानूं कि उसको मेरे जैसा बना, फिर मैं देखूं कि वो कैसे मेरी तरह अमीर हो अपनी तरह अमीर हो सकता है। मेरे जैसी जगह पे स्ट्रगल करना क्या आसान काम है? मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे आते नहीं है। तुमने कईयों को इतना अमीर बना दिया कि उनके पास इतने पैसे हैं, वो 250 के से कॉफ़ी पीते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और उनको ऐसी इतनी अच्छी लाइफ दी आपने। तो भगवान ने बोला कि चल ठीक है, तेरी बात ही मान लेता हूँ। तो उन्हें बोला बता तो क्या चाहता है। अब मौसमी वाला वो लड़का है, वो ये बोल रहा है कि आप एक काम करो, इस देव को भी मेरी तरह बना दो, जैसी मेरी हालत है वैसा उसको बना दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब थोड़ी ही देर में ऐसा होता है, देव के कपड़े वगैरह चेंज हो जाते हैं, उसकी गाड़ी जो है वो ठेला बन जाती है और ठेले पे मौसमी आ जाती है। तो गाइस क्या होता है कि उसके थोड़ी देर बाद ही देखता है कि एक साइड देव अपने ठेले पे मौसमी बेच रहा है, दूसरी साइड वो खुश हो गया। हाँ, अब पता चलेगा कि इसमें कितना दम है, अब कौन कितने पैसे कमाता है, ऐसे वो सोच रहा है। क्या हुआ कि अगले दिन सेम सुबह का टाइम वो स्टार्ट हुए मौसमी बेचने के लिए। पहले दिन जो मौसमी वाला था उसने मौसमी बेची अपनी, उसने 1000 रुपया कमाया। शाम के टाइम ठेले पे गया, खाना वगैरह खाया, खाना खा के कुछ पैसे बचाए, थोड़े बहुत पैसे बचा के लेके चले। बट देव ने जो काम स्टार्ट किया ना, उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक था, अलग था। उसने क्या किया, सब मौसमियों को पहले तो अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करके उनके उनको अलग अलग तरह से डिवाइड कर दिया। जो सबसे छोटी मौसमी थी उसको सबसे आगे लगा दिया, जो मीडियम वाली थी उसको सेंटर में लगा दिया, और जो बड़ी बड़ी थी उसको सबसे पीछे लगा दिया। अब तीनों के रेट अलग अलग रख दिए, एक 5 रुपये के जी, एक 10 रुपये के जी और एक 20 रुपये के जी रख दिए। और अगर तीनों का एवरेज निकालोगे तो 11 पॉइंट कुछ बनेगा इसका। तो जितनी भी उसने मतलब कि निकाली थी, लगाई थी, वो सारी बेचने के लिए अलग अलग रेट लगा दिए उसने। अब क्या हुआ कि शाम तक उसने सारी मौसमी बेच दी जितनी भी थी उसके पास। बड़े अच्छे से उसने बात करके, कस्टमर्स के साथ डील करके, उसने शाम तक 4,000 के करीब पैसे कमा लिए। अब 4,000 के करीब उसने पैसे कमाए, उसने ज़्यादा अपने ऊपर खर्च नहीं किया। अगले दिन फिर से मौसमी लाता है सेम कंडीशन पे, वो बेचता है, अगले दिन फिर से उसके पास पैसे आ जाते हैं। तो उसके अगले दिन क्या होता है कि वो ना 2 दिन का पैसा इकट्ठा करके तीसरे दिन वो उससे डबल मौसमी लाता है। जितनी पहले दिन लाई, दूसरे दिन लाई, उसके डबल मौसमी लाई उसने। उसके डबल मौसमी ला के एक और ठेला लगा के वहाँ पे खड़ा किया, और एक एक लड़का रख लिया अपने साथ पार्ट टाइम के लिए कि आप मेरे साथ यहाँ पे खड़े हो जाओ, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे करते हैं ना, शाम को मेरे से मजदूरी लेके चले जाना। उसने उस लड़के को सेम वही टेक्निक सिखाई जो खुद कर रहे थे, और उसने भी सेम 4,000 की मौसमी सेल कर दी। तो जब उसने शाम को 4,000 की मौसमी सेल कर दी, उसको दिहाड़ी दे दी, उसकी 500 हज़ार जो देना था उसको दे के बेच दिया, बाकी प्रॉफिट अपने पास रख लिया। अगले दिन फिर से आए। अब देव ने क्या किया, अपने साथ एक नहीं 2 लड़के लेके आया। अब उन दोनों को भी सेम दिहाड़ी पे रख लिया पार्ट टाइम के लिए। मौसमी उनको लगाने का तरीका बता दिया, ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे सेल करनी है, सेल करने का तरीका बता दिया। अब उन्होंने भी सेम ऐसे किया, शाम के टाइम उन्होंने अपनी मजदूरी ली और लेके चले गए, और देव के पास पैसे आने लगे। अब
थोड़े दिनों के बाद ही देव ने देखा कि मौसम्मी तो बिक ही रही है, क्यों ना साथ में एक जूस का कॉर्नर भी बना दिया जाए। उसने एक जूस कॉर्नर ओपन कर दिया कि मौसम्मी का बिजनेस तो मेरे पास है, मौसम्मी का जूस बेच के स्टार्ट करते हैं इसको सेल करना। ऐसे मैं 10-20 रुपए की मौसम्मी बेच रहा हूँ, 50 रुपए का जूस बेचेंगे। उसने जूस निकालना स्टार्ट कर दिया, वहाँ भी एक लड़का हायर कर लिया। ऐसे करते करते उसने जूस के कई सारे कॉर्नर बना लिए, कई सारे लोगों को हायर कर लिया, और थोड़े ही टाइम के बाद वो वापस वैसा ही रिचेस्ट हो गया जैसा वो पहले था। तो वो मौसम्मी वाला जो जिसने शिकायत करी थी, अब वो चुपचाप होके बैठ गया। उसने अपनी बात को समझ लिया कि मेरे में क्या गलती है, क्योंकि उसका माइंड सेटअप जो था वो सिर्फ आज के ऊपर डिपेंड था कि आज मुझे ख़त्म करना है, बस मुझे पैसे कमाने, पेट भरना है, बस कल का कल देखेंगे। बट देव का माइंड सेटअप जो था वो बिजनेस का था, बिजनेसमैन बनने का था। उसने सिर्फ एक दिन का सेटअप जमा के नहीं वहाँ पे स्टार्ट किया था, उसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और उसके अकॉर्डिंग उसने काम किया। तो सेम बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेके चलते हैं हमेशा। इस चीज़ का ध्यान रखना, वो कुछ दिनों की प्लानिंग लेके नहीं चलते हैं, और सिर्फ अकेले ही माहिर नहीं होना चाहते हैं। वो काम करने के तरीके ऐसे ढूंढते हैं जिसकी वजह से उनकी इनकम मल्टीप्लाई हो सके, अपने टाइम को वो लिवरेज कर सके, अपने 2 हाथों को 4 में, 6 में, 8 में, 10 में और हज़ारों हाथों में कन्वर्ट कर पाए। हमेशा दुनिया में रिचेस्ट वही लोग हुए हैं जिन्होंने अपने टाइम को लिवरेज किया, अपनी इनकम को लिवरेज किया। समझ आई मेरी बात? आज धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी के जो बिजनेसेस हैं, अदानी जी के जो बिजनेसेस हैं, क्या लगता है वो अकेले ही कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने माइंड सेटअप ऐसा बनाया था, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जिसकी वजह से आज वो इतना पैसा बना रहे हैं। तो गाइस यही चीज़ हमारे लिए भी है, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, हमें भी पता होना चाहिए कि हमारा माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से प्लानिंग लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्या मेरी बात समझ आई आप सबको? प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे बता दें यस करके, हाँ सीनियर समझ में आया। क्या सीख मिली वो भी आप लिख के बता सकते हो। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इतनी देर में आपके मैसेज भी रीड करूंगा, एट द सेम टाइम मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके। वेरी गुड, ठीक है नितेश जी, पूजा जी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अब मैं पीडीएफ शेयर करके आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप सब लोग आज के सेशन को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए अपने फ़ोन को लैंडस्लाइड मोड में रखें, ऐसे करके। ठीक है, अगर आप ऐसे रखेंगे आपको पूरी पीडीएफ भी दिखेगी और हर एक चीज़, जितने वर्ड्स उसमें लिखे होंगे सारे अच्छे से समझ भी आएंगे, दिखेगी भी आपको। ठीक है, तो सब लोग अपने फ़ोन को लैंडस्लाइड मोड में रखें ताकि आपको सही से समझ में आए। तो जब आपको मेरी स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट होगी तो मुझे बताएंगे भी आप लोग। ठीक है, करके बताएं। ओके पूजा जी, आप एक्टिव हैं, आपका मुझे समझ आ रहा है कि आप अकेले बैठ के पूरे ध्यान से सुनते हैं बातें। ठीक है, थैंक यू, आप बने रहें ताकि मुझे समझ आती रहे कि मेरी आवाज़ और मेरी पीडीएफ आपको शो हो रही है। श्रुति जी वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, फिर आज ना राजेश जी आपको भी एक एक चीज़ सब समझ आने वाली है। यहाँ पे इन्विटेशन को लेके जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, आज इनका सोल्यूशन करके ही हम मानेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले वेलकम, हाउ टू डू इन्विटेशन, हम इन्विटेशन कैसे करें ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे हम सभी को पता है हम जिस बिज़नेस को कर रहे हैं, हमारे बिज़नेस का नाम क्या है? डायरेक्ट सेल बिज़नेस। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर इन्विटेशन का क्या रोल होता है ये हम सभी जानते भी हैं, बट मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताओगे कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कौन सी होती है? क्या आप बता पाओगे मुझे हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हालांकि हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट ही है, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माइंड। हाँ बिल्कुल सही बोला पूजा जी आपने, माइंड भी होता है, हार्ट भी होता है, श्रुति जी ने बोला। ठीक है, माइंड, दीक्षा जी, ठीक है, सबके अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं बिल्कुल। बट एक मैसेज ऐसा भी है जो मुझे आया है जिसमें मुझे समझ आया है कि लोगों ने बोला है कि हमारे लिए ब्लड इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, तो सब आपने जो जो बोला है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट एक चीज़ ऐसी है ब्लड जो कि हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम ब्लड तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट नया ब्लड बनना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं ये सारी चीज़? अगर हमारी बॉडी में नया ब्लड नहीं बनेगा, क्या लगता है कि हमारी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी? कभी भी नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने कि कभी भी नहीं कर पाएगी ये।
मोनी जी सही बोल रहे हो आप, नहीं कर पाएगी। अगर नया ब्लड बनना बंद हो जाएगा ना, तो ये मान के चलो हमारा बॉडी का सर्कुलेशन ही बंद हो जाएगा, हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देगा। अगर नया ब्लड ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देगा, तो हमारी बॉडी कभी भी काम नहीं करेगी सही से। ठीक है, तो सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है, जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है, जिनकी बॉडी में ब्लड नहीं बनता, तो उनको कुछ कुछ टाइम के बाद उनको चेंज करवाना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लमें उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो सेम हमारे बिजनेस के अंदर भी इनिविडेशन प्रोस्पेक्ट जो होते हैं हमारे नए ब्लड की तरह होते हैं। अगर नया ब्लड नहीं आ रहा, नई टीम नहीं आ रही हमारी आ रही, तो बिजनेस में सर्वाइव करना, बिजनेस में ग्रो करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये टॉपिक, ये पार्ट हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने भी आपसे बोला था, ये हमारे बिजनेस की बैकबोन है। तो बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरा बिजनेस जैसे रीढ़ की हड्डी में पूरी बॉडी स्ट्रक्चर टिका होता है, सेम इन्विटेशन पे हमारा पूरा बिजनेस टिका होता है। ठीक है, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, हम लोगों के साथ ही डील करते हैं, हमेशा लोगों को ही समझा रहे होते हैं, लोगों से ही समझ रहे होते हैं, तो लोगों का ही बिजनेस है हमारा। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही पता होनी चाहिए, हाउ टू डील विद पीपल्स, लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, यही हमें सीखने की ज़रूरत है। लोगों से बात कैसे की जाए, लोगों की बात सुनी कैसे जाए। एक तो बात करने का तरीका भी होता है, दूसरा सुनना कैसे है ये भी हमें पता होना चाहिए। कौन सी बात हमें समझनी चाहिए, कौन सी नहीं समझ में आ रही है, अगर उसको समझने के लिए क्या एफर्ट्स करने चाहिए हमें। तो लोगों के साथ अगर हमें डील करना है, तो लोगों की प्रवृत्ति, लोगों का नेचर, लोगों का वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ लिसनिंग, ये सारी चीज़ें हमें समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सेशंस होते रहते हैं, हमारी कंपनी में भी होते हैं, और ऑनलाइन भी हम बहुत सारी जगहों पे सीखते हैं, समझते हैं। बिजनेस की प्लानिंग में ये सेशंस होते रहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग का सेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स, इन सब जगह पे लोग ही होते हैं। लोगों से ही हम सीखते हैं, एट द सेम टाइम लोगों को ही हम सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम अटेंड करते हैं, जैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तब भी लोगों से ही हम बात करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम बात करते हैं तब लोगों से बात करते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, इवेंट्स देने जाते हैं तब भी लोग ही होते हैं, ट्रेनिंग्स में भी लोग ही होते हैं। तो इन सारी जगहों पे हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, देन आपको इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स जो हैं अटेंड करके इस चीज़ में बहुत हेल्प मिल सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको? कमेंट्स भी करते रहें, बताते रहें मुझे। ठीक है, अब हम 5 गोल्डन रूल्स सीखेंगे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू पूजा जी, मोनी जी। 5 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस को कॉमर्स बिजनेस, प्रशांत जी, थैंक यू। अब 5 गोल्डन रूल्स कौन से हैं हमारे बिजनेस में सक्सेस होने के, वो हम सीखेंगे। देखो, रूल्स जो होते हैं ना, रूल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसको अगर फॉलो किया जाए तो हमारे मुश्किल से मुश्किल काम भी इजी हो जाते हैं। अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाए तो हमारे इजी से इजी काम भी मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको टाई बांधना आता है, गले की टाई बांधना? कितने लोग जानते हैं कैसे बांधी जाती है? और कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी बोलूँगा बांध लो, और बांध के दिखा सकते हैं? श्रुति जी ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए, हैंड्स अप की, सर मुझे तो नहीं आती। हाँ सही बात है, ईमानदारी है भाई, नहीं आती तो नहीं आती, फिर इसमें क्या। तो मोनी जी ने बोला ठीक है, राजेश जी ने मना कर दिया है, आता है। मोनी जी ने तो बोल दिया आता है, वेरी गुड। ठीक है, मुझे आता है, पूजा जी ने बोल दिया, वेरी गुड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आता होगा और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं आता होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये पहली बार जब आपने बांधी थी तभी बांध ली थी आपने अच्छे से, या सीखा था इसको? बिल्कुल आपने सीखा होगा। और हो सकता है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आपको नहीं आता होगा, बट सिखाने वाले ने कुछ रूल्स आपको सिखाए होंगे कैसे इसको करना है। यहाँ से आप पकड़ेंगे तो कौन सा हाथ घुमाना है, कौन सी चीज़ कैसे रखनी है, ये सारे तौर तरीके आपको सिखाए होंगे। ठीक है, उन रूल्स को जब आपने फॉलो किया तो आपको बांधना आ गई। उसके बाद फिर आपने जितनी बार उसको ट्राई किया इतनी ईजी हो गया। और अगर मैं आज किसी ऐसे बंदे की बात करूं जिसको बड़ा एक्सपीरियंस है टाई बांधने का, तो मुझे लगता है 7 सेकंड के अंदर वो टाई बांध देगा। 7 सेकंड के अंदर टाई बांधी जाती है, अगर कम से कम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ, अगर कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है 7-8 सेकंड में टाई बांध देता है। बट कोई ऐसे इंसान को दे दो जिसको नहीं आता, उसको 7 दिन लगाए रखो, नहीं समझ आएगी। तो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करके बड़े सारे काम इजी हो जाते हैं। तो सेम हमारे बिजनेस में भी कुछ रूल्स हैं
उन रूल्स का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल कौन सा है? टॉक टू एवरीवन। हमारे बिजनेस के अंदर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ ही हमेशा हमें डील करना होता है, लोगों से हम बात कर रहे होते हैं, लोगों से ही हम सीख रहे होते हैं। तो लोगों का बिजनेस है, नो डाउट हमें लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हमें हर किसी से बात करने का रूल अपने अंदर एक सेट कर लेना है। मैं कभी भी कहीं भी जाऊं, किसी भी जगह पे, एक मेरे माइंड सेटअप ऐसा होना चाहिए, जो भी इतने डायमीटर के अंदर मेरे पास आएगा मैं उससे जरूर बात करूंगा, और उसमें फर्स्ट वन मैं ही हूँगा बात करने वाला। स्टार्ट मेरी तरफ से होगी हमेशा, मैं हेजिटेशन नहीं करूँगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं फर्स्ट मूवर बनूंगा हमेशा बात करने वालों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं, तो यार उतना ही बड़ा नेटवर्क हो पाएगा ना हमारा। अगर हमारा नेटवर्क बड़ा नहीं है तो हम कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी टीम बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हर एक इंसान से बात करने का फ़ायदा ये है कि आपका नेटवर्क बड़ा हो सकता है, ज़्यादा लोग आपके तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो मुझे ये बताओ, आपके हम इंडिया की बात करते हैं, आप मुझे बताओगे इंडिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? कौन सा हॉस्पिटल है? चलो ठीक है, मैं दो तीन चीज़ें पूछता हूँ, वो सबके नाम बताना आप। हॉस्पिटल सबसे बड़ा कौन सा है, और स्कूल सबसे बड़ा या कॉलेज सबसे बड़ा कौन सा है? टाटा हॉस्पिटल, जैन जी ने बोला, सही है। और एम्स भी बहुत बड़ा है ना, सिटी, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ जिन हॉस्पिटल्स के आप नाम ले रहे हो, ये किस वजह से बड़े हैं? इनकी बिल्डिंगें ज़्यादा बड़ी हैं इसलिए बड़े हैं? नहीं, सिर्फ बिल्डिंगों से बड़े नहीं होंगे, इनके पेशेंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, इनके पास पेशेंट ज़्यादा होंगे, जिनको हैंडल करने वाला इनके पास स्टाफ बहुत ज़्यादा होगा। और दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी किसी का बिजनेस बड़ा है ना, अगर वो बड़ा सिर्फ और सिर्फ उसके कस्टमर बेस की वजह से। आज आप पॉलिटिक्स में देख लो, कौन सी पार्टी सबसे बड़ी है? जिसकी जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी, जिसके वोटर्स ज़्यादा होंगे। ठीक है ना? गांव में तुम देख लो, कोई दुकान तुम्हारे गांव में सबसे ज़्यादा चलती है, बड़ी दुकान कौन सी है? जिसके पास ज़्यादा कस्टमर जाते होंगे। तुम्हारे गांव में स्कूल कौन सा बड़ा है? जिस स्कूल में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। हॉस्पिटल कौन सा बड़ा है? जिसमें ज़्यादा पेशेंट जाते होंगे। तो इसलिए जितने ज़्यादा कस्टमर बेस होगा, उतना ही बड़ा उस चीज़ का नाम हो जाएगा। कोई भी इंसान, कोई बिजनेस अगर बड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर बेस बड़ा होने की वजह से बड़ा हुआ है। आज आप इंडिया में देखो, मैं आपसे पूछूं कौन सी टेलीकॉम कंपनी सबसे बड़ी है? जियो, एयरटेल, एयरसेल, टाटा डोकोमो, जो भी चल रही है, बीआई वगैरह, सबसे बड़ी कौन सी है? एक ही चीज़ उसमें काम करेगी, जिसके कस्टमर सबसे ज़्यादा है, यूजर्स सबसे ज़्यादा है। जियो के हैं चाहे एयरटेल के हैं, जिसके यूजर्स ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा है, वो कंपनी बड़ी है। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए हमें भी अगर बड़ा होना है तो सबसे पहला रूल यही बोलता है, टॉक टू एवरीवन, हर एक इंसान से बात करो। दूसरा, कनेक्ट विद मोर पीपल्स, अगर हम ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, तभी तो हम चूज़ कर पाएंगे कि हमारे पास कौन से प्रोस्पेक्ट आने चाहिए, कौन से लोग आने चाहिए, कौन से लोगों के साथ मुझे बिजनेस करना है कि नहीं है? अब चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, तुरंत मुझे रिप्लाई देना उसका। अब मैं आपसे पूछूं, बोलूं एक बात कि आप जहां भी बैठे हो, है ना, जहां भी आप बैठे हो उसके जस्ट बाहर रोड है, उस रोड पे एक ट्रक खड़ा है, उस ट्रक के अंदर ना सेब भरे पड़े हैं, बहुत सारे सेब हैं। तो मेरे लिए आपने 2 सेब ढूंढ के लाने हैं, उसमें से कैसे सेब लाओगे? जहां तक मुझे उम्मीद है आप ढूंढोगे उसमें से सबसे अच्छे वाले सेब ढूंढ के लाओगे, जिसमें कोई निशान ना हो, बिल्कुल लाल लाल होने चाहिए, अच्छे भी होंगे, देखने में साइज़ भी अच्छा होगा। बिल्कुल मोनी जी, आप अच्छे एप्पल ढूंढ के लाओगे। हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगे आपको, पर उनमें से आप ढूंढ के 2 ले आओगे। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जाओ, एक डलिया रखी है आपके ही घर में टेबल पे, उस डलिया में 2 ही सेब रखे हैं, 2 सेब रखे हैं, वो दोनों सेब ले आओ मेरे लिए। अब आपके पास उसमें ऑप्शन होगा ढूंढने का, अगर दोनों खराब हुए आप दोनों खराब ही लाओगे, लाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 मांगे हैं तो 2 आएंगे आएंगे। वो 2 जैसे भी हैं, अगर उनमें निशान पड़े हैं, खराब हैं, जैसे भी हैं, आप ले आओ, कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। बट पहले वाले ऑप्शन में
जब मैंने पहली बार आपको बोला उस टाइम पे बहुत ऑप्शन थे अपने पास, है कि नहीं है? उस पूरे ट्रक के अंदर बहुत सारे सेब थे, आपका जो मन किया आपने वो उठाए। बट सेकंड वाले में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, उसमें आपकी मजबूरी थी उन दोनों को उठा के लेके जाने का। समझे मेरी बात? सेम कंडीशन यहाँ पे भी, ज़्यादा लोगों तक अगर हम पहुँचेंगे हमारे पास ऑप्शन बहुत होगा। ठीक है, डबल यूर प्रोस्पेक्ट्स को डबल कर सकते हो। अगर आप महीने में 3 प्रोस्पेक्ट बुलाते हो, 3 की बजाय आप 6 बुला सकते हो। अपने पास बहुत सारे लोग होंगे, कई सारा बहुत सा बड़ा नंबर होगा, नेम लिस्ट बड़ी होगी हमारी, सिंपल सी बात है, हम ज़्यादा लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें अपने इन्विटेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचो, हम पहुँचना हमारा काम है। डबल योर प्रोस्पेक्ट का नंबर हमें डबल करना पड़ेगा। ठीक है, हम ज़्यादा लोगों तक, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है पहले ये चीज़ भी समझो। इन्विटेशन अलग चीज़ है, प्रोस्पेक्टिंग अलग चीज़ है। प्रोस्पेक्टिंग वो होती है जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से, हम चेक कर रहे होते हैं ये कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर है या नहीं है, क्या हम इसको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उस टाइम में हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा इन्विटेशंस निकल सकती हैं हमारी। तो प्रोस्पेक्टिंग हम तब ज़्यादा कर सकते हैं जब हमारे पास लोग ज़्यादा होंगे, हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचे होंगे। समझ रहे मेरी बात? तो इसीलिए अपने प्रोस्पेक्टिंग के नंबर को, प्रोस्पेक्ट्स को डबल करने की जरूरत होती है हमें। ये भी एक गोल्डन रूल है। ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटीज इंक्रीज करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आप बताओ, हम इस बिजनेस में हैं, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? इन्विटेशन अगर हम करते हैं हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सोच के देखो आप। पैसे की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है इसमें से। ठीक है, इसके बाद हमारी टीम बनाने की अगर प्रॉब्लम है, हमें टीम बड़ी करनी है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी इन्विटेशनों से। एट द सेम टाइम हमारा रैंक हमें प्रमोट करना है, वो भी प्रॉब्लम इसी से सॉल्व होगी। ठीक है, हमें लीडर क्रिएट करने हैं, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें पैसिव इनकम चाहिए, हमें जो भी हमने टारगेट्स बना रखे हैं वो यहाँ पे टीम से पूरे होंगे। वो टीम बनाने का सिंपल सा फंडा है इन्विटेशंस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारा कर देता है अगर ये एक्टिविटी हम इंक्रीज कर लेते हैं, अपने बढ़ा लेते हैं ये सारे काम। और उसके बाद अपनी आउटपुट को मैनी टाइम्स इंक्रीज करने के लिए भी हम ये इन्विटेशन जो सिस्टम है हमारा, ये हमारे लिए काम करता है। अगर हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, ऑब्वियसली हमारी टीम ज़्यादा बड़ी बन जाती है, ज़्यादा लोग हमारे पास ज्वाइनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आउटपुट भी हमारी इंक्रीज हो जाती है कई गुना ज़्यादा जब हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। जब हम इस बिज़नेस को में इन्विटेशन को सही से करना सीख जाते हैं तो 5 जो गोल्डन रूल्स हैं हमारे वो यही है। हर एक से बात करें, कनेक्ट करें मैक्सिमम लोगों से, अपने प्रोस्पेक्टिंग के नंबर को डबल कर दें। सारी प्रॉब्लम जो है हमारी इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी को इंक्रीज करके सॉल्व हो सकती हैं और हमारी आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी कई गुना ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी क्या टेक्निक हम अपनाएंगे जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जस मिलेंगे? ठीक है, वो टेक्निक हमें सीखने की ज़रूरत है। जस हम कैसे करवा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ मेल्टिंग द आइस। मेल्टिंग द आइस का मतलब होता है बर्फ़ पिघलने का वेट करना। बर्फ़ पिघलना किसको बोला जाता है? बर्फ़ पिघलने का मतलब ये नहीं कि हम कोई बर्फ़ का टुकड़ा लेके जाएंगे, वेट करते रहेंगे, जब ये पिघलेगा तो सामने वाला जज कर देगा, ऐसा नहीं है। बर्फ़ पिघलने का मतलब ये है कि जैसे बर्फ़ जमी होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास पेन होगा ना, अगर आप अपने पेन को फ्रीजर में लगा देते हो, अपने फ्रिज के फ्रीजर में जहाँ पे आइस बनती है ना, जहाँ बर्फ़ जमती है, अगर आप वहाँ पे लगा देते हो रात भर के लिए, सुबह तक क्या हो जाएगा? बताओगे मुझे आप कमेंट करके? सुबह तक क्या होगा? बर्फ़ जम जाएगी पेन के ऊपर पूरे, है ना? पेन पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। जब आप उसको बाहर निकालोगे देन उस टाइम पे आपको दिखेगा थोड़ी ना कि पेन है। पेन दिखेगा क्या? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, क्या बात है? फ़ोन दूर रख दिया अब क्या? मैं आपके कमेंट का ही वेट कर रहा हूँ। तो जब आप उस पेन को पकड़ोगे तो आपको पहले, बिल्कुल पूजा जी, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप तो कमेंट करोगे, नितेश जी करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम उसको पेन को पकड़ते हैं तो पेन की बजाय हमें पहले बर्फ ही नजर आती है। तो बर्फ पकड़े पकड़े होंगे, हमें तो बर्फ दिख रही होगी ना वो। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर उसको छोड़ते हैं देन क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगी, है ना, पिघल जाएगी। जब पिघल जाएगी तो
धीरे धीरे करके उसका असली रूप बाहर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा ये वाला पेन है इस कलर का। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो सबने कमेंट्स किए ना, अब अच्छा लगा, अर्जुन जी, मोहिनी जी, श्रुति जी, सबने, राजेश जी, गुड। तो अब क्या हुआ कि जब वो बर्फ पिघल गई तो उसका असली रूप बाहर आ गया, असली पेन बाहर आ गया, कौन सा पेन था, किस कलर का पेन था, पता चल गया। सेम कंडीशन लोगों के साथ भी ऐसा होता है। जब पहली बार कोई इंसान मिलता है ना, फर्स्ट टाइम कोई मिलता है, तो उसके ऊपर बर्फ जमी होती है, एक कवच बना होता है। कवच कैसे बना होता है, जैसे हमारा कोई दोस्त भी है ना, हमने बड़ी बार ऐसा देखा होगा कि हमारा कोई दोस्त है, वो बीमार है, परेशान है, हमें पता चला बुखार है, वो लेटा है बेड पे, मेडिसिन लेके ऐसे लेटा, हमें देखने के लिए गए और बता कैसे है, बस बढ़िया यार। पहली बार क्या बोलता है, बढ़िया। क्यों? क्योंकि वो अब वो बर्फ में पिघल अभी लिपटा हुआ है, अब तो फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही बोलेगा। बट जब हम उसके पास बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जब हम बात करेंगे ना, उसके बाद वो क्या बोलेगा, फिर बताएगा अपनी प्रॉब्लम। यार क्या बताऊँ तुम्हें, रात भर से सोया नहीं हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, टांगे मेरी दर्द कर रही, कंधे दर्द कर रहे हैं, इतना बुखार है, ऐसी हालत ख़राब हो गई है मेरी, खाने का मन नहीं कर रहा, मुंह में स्वाद नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब देखो पहले पहल जब हम गए तो उसने सब कुछ सही बोला, बट जब हम बैठे थोड़ी देर, बर्फ़ पिघल गई, उसके बाद उसने सारी बात सच बताई हमें, कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ। समझ आ रही मेरी बात? सेम कंडीशन प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम, इन्विटेशन करते टाइम, जब हम लोगों से मिलते हैं या फिर फर्स्ट टाइम जब हम किसी से मिलते हैं, पहले पहल सिर्फ इंसान फॉर्मल चीज़ ही बताता है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करते जाते हैं, बात करते जाते हैं उसके साथ, फिर वो धीरे धीरे करके बर्फ़ पिघलती है, कंफर्टेबल हो जाता है, वो हमारी बात को सुनने लग जाता है, हम उसकी बात को समझने लग जाते हैं, वो हमारी बात को समझने लग जाता है, हमारे से हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। जब तब समझ जाना कि बर्फ़ पिघल चुकी है, अब वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो चुका है। ठीक है, फिर वो तुम्हारी बात सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, फिर वो भी तुम्हारी सुनेगा, एट द सेम टाइम हमें भी ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब सही हमारा काम तब स्टार्ट होता है, पहले तो बर्फ पिघल रही थी, पहले तो उसका असली रूप सामने नहीं आ रहा था, अब उसका असली रूप सामने आया, असली बात उसने बताना स्टार्ट किया। जब उसने असली बात बताना स्टार्ट किया, देन सेकंड पॉइंट आता है फाइंड कोर मोटिवेशन। अब वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, या फिर मैं किस चीज़ की उम्मीद कर रहा हूँ, मेरा क्या ड्रीम है, क्या टारगेट है, मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में। अब हमें उस चीज़ का ध्यान से सुनना है उसको। ठीक है, वो क्या चाहता है, क्योंकि पहले तो हमारा काम था सिर्फ बर्फ पिघलाना, हाल चाल पूछ लिया, इधर उधर की बातें कर ली, कोई भी मूवमेंट्स की बात कर ली, पुरानी अच्छी बुरी यादें ताज़ा कर ली, सब चीज़ हो गया। अब फाइंड करना है कोर मोटिवेशन, अब काम की बात आएगी। अब जो वो बताएगा ना, वो बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। जब उसकी वो प्रॉब्लम, वो रीज़न हमें समझ आ गया कि इसको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, उसके बाद जाके फिर हमारा काम है अपना अपनी बात रखना, अपनी अपॉर्चुनिटी को एज ए सोल्यूशन उसको देना, कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तेरी, समझ आ गई मुझे, अगर इसका मैं तेरे को सोल्यूशन दे दूँ कैसा रहेगा? बोले बहुत बढ़िया। अगर बहुत बढ़िया अगर तेरे लिए है, देन मैं तुम्हें बताता हूँ। देन उस टाइम पे टाइम आता है, सही टाइम होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होता है अपनी इन्विटेशन करने का। वो बोलते ना, जब लोहा गर्म हो जाए तब हथौड़ा मारो, तब काम करेगा वो। तो लोहा गर्म होने के लिए वेट किया जाता है पहली चीज़, और जब लोहा गर्म हो जाए तब हथौड़ा मारा जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, कि जब किसी इंसान से हम बात करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम पहले पहले बताता ही नहीं है, बर्फ़ पिघलने का वेट करें, सही उसकी कोर मोटिवेशन का मतलब ये है कि उसका रीज़न आइडेंटिफाई करो, प्रॉपर क्या रीज़न है उसका काम करने का। जब हमें वो समझ आ जाता है, या फिर अपनी लाइफ में क्या चाहता है वो, जब वो समझ आ जाता है, उसके बाद जाके इन्विटेशन की बात की जाती है। ठीक है, फिर वो वही बात हो जाती है कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसका निवारण आपने दे दिया। जिसको पेट दर्द है आपने पेट दर्द की दवाई दी, जिसको सर दर्द है उसको सर दर्द की दवाई दी आपने, जिस इंसान को वेट बढ़ाना है उसको वेट बढ़ाने की दवाई दी, जिसको कम करना उसके कम करने की दी। सबको एक ही दवाई नहीं देनी होती कभी भी, समझे मेरी बात? तो डॉक्टर वही चीज़ें पूछते हैं पहले, सेम ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे भी एक जो ब्रिज होता है, या फिर एक जो इन्विटेशन करने वाला इंसान होता है, वो एक डॉक्टर का रोल अदा करता है। वो पहले पूरी पूरी ध्यान से सुनता है बात, उसके बाद मेडिसिन लिखता है, उसके बाद उसको सोल्यूशन लिख के देता है। तो हमारा भी वही काम होता है। ठीक है, इन्विटेशन करते हैं पहले सुनना बड़े ध्यान से होता है, फिर हम उसको एज ए सोल्यूशन अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, फिर मैं इस पेज पे
भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बताता हूँ कि इनवाइट कैसे किया जाए बिजनेस के अंदर। वेरी गुड रोहित जी, रोहित जी ने भी अभी किया है, उन्नति जी ने मैसेज किया है, शाबाश, चलो ठीक है, आपको भी समझ आ रही है मेरी बात है ना। अंजलि जी गुड ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। अब चलते हैं आगे, अब सुनते हैं ये बात कि प्रॉस्पेक्ट को कैसे हम इनवाइट कर सकते हैं। ओके सपना जी गुड अब हम तरीका सीखेंगे इनवाइट करने का, ठीक है। पहले तो बात समझ में आ गई ना, हमें कब बात रखनी है ये पता होना चाहिए, कब हम इन्विटेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि फ़ोन करते हैं हम इन्विटेशन करने लग जाए, नहीं, बहुत बार ऐसी गलती करते हैं, फ़ोन करते हैं तुम्हें काम की ज़रूरत है, भाई तुम क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना कि हलवा पूड़ी है बांटना स्टार्ट कर लो खाओगे आप, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इन्विटेशन करने का प्रॉपर वे हम सीखेंगे आज। अब देखते हैं कैसे किया जाता है इन्विटेशन, कैसे की जाती है इन्विटेशन। एक स्किल है, जैसे मैंने आपसे पहले ही बात करी, पहले भी आपको बताया, पूछा, जैसे मैं पूछ रहा था कितने लोगों को टाई बांधना आता है, तो टाई बांधना भी एक स्किल है, ठीक है। साइकिल चलाना एक स्किल है, कुकिंग करना एक स्किल है, ड्राइविंग करना एक स्किल है, ठीक है। जैसे ये सारे स्किल हैं, वैसे ही इन्विटेशन करना भी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। चाहे आप उसको ऑनलाइन करके इन्विटेशंस करके इम्प्रूव करो, चाहे आप ऑफलाइन करके करो। लोगों को क्या लगता है, अरे यार नहीं इन्विटेशन करना मुझे नहीं आता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है, मुश्किल है क्योंकि आपने किया ही नहीं। जैसे इस स्किल को आपने परफेक्ट किया ही नहीं तो फिर कहाँ से आसान हो जाएगा। आसान करने के लिए देखो, दुनिया में कोई भी काम आसान तो है नहीं। कौन सा काम तुम्हारे लिए आसान था, मुझे उस नाम का काम का नाम बताओ। खाना खाना भी आसान नहीं था। याद करो वो दिन जब हम छोटे थे, जब छोटे थे ना, चम्मच अगर लेके डालते थे ना, कभी नाक में घुसा रहे, कभी इधर करें कभी इधर करें, मम्मी पकड़ पकड़ के, या भाई बहन जो हमारे थे हमसे बड़े, वो पकड़ पकड़ के हमारे मुंह में घुसाते थे सही से, अरे ऐसे खाओ। अगर नहीं मिली तो आज भी किसी बच्चे को देख लेना तुम घर पे अपने, अगर उसको बोल दें चल खा, वो उठाएगा रोटी, कभी ऐसे करेगा कभी ऐसे करेगा, सही से उसको मुंह में भी निवाला डालना आएगा। तो कोई भी काम आसान नहीं था, इसकी प्रैक्टिस करी है। आज आंखें बंद करके खा लेते हो तुम, अंधेरे में भी लाइट चली जाती है खाते खाते किंग, और तब भी आप थाली में से उठा के सीधे मुंह में डालो, सीधे मुंह में, एक्सपीरियंस हो गया। बट एक वो टाइम था जब देख के भी सही से नहीं खा पाते थे। समझ रहे हो मेरी बात, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। एक वो टाइम भी था ना जब हमें हमें देख के भी सही से नहीं हो पाता था, तो वो भी एक स्किल ही है। सब चीज़ें सीखने के बाद ही परफेक्ट हो पाती हैं। तो सेम इन्विटेशन भी एक स्किल है, इसको आप जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे, उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होते जाएगी ये, ठीक है। तो इसको ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से आप ट्राई कर सकते हो, किसी भी तरह से इसको बार बार करने का एक जुनून अंदर लागने के बाद हम अपने इस स्किल को परफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। अब इन्विटेशन क्यों करें, बात तो ये भी आ जाती है। अब कई बार तो ऐसा होता है, कई बार ना, हमें याद है आज भी, जब मेरी नई नई टीम बनना स्टार्ट हुई, हम उनको बोलते थे भाई इन्विटेशन कर लिया करो अपने लिए। अब कईयों ने ऐसा बोला, अरे यार बार बार यही बोलते रहते हैं इन्विटेशन क्यों करें क्यों करें क्यों, सॉरी इन्विटेशन करो इन्विटेशन करो। हमें नहीं पता क्या, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमें नहीं पता इन्विटेशन करनी है, हम करते हैं इन्विटेशन, कर लेंगे अपने हिसाब से। कईयों को एक्चुअल में नहीं पता होता इन्विटेशन क्यों करनी है, कईयों को सच्ची में नहीं पता होता इन्विटेशन करनी क्यों है। पर चलो मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आप तो सब समझदार हो जितने भी यहाँ बैठे हो, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, पूजा जी, श्रुति जी, नितेश जी, सोनू जी, रोहित जी, बताओ इन्विटेशन क्यों करते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, क्यों इन्विटेशन करनी है हमें। चलो से सबसे पहले जिसका जवाब आएगा उसका मैं पढ़ के बोलूँगा, जिसने सही जवाब दिया। अर्निंग टीम एंड रैंक अपग्रेड, वेरी गुड श्रुति, उम्मीद थी आपसे मुझे बिजनेस ग्रो करने के लिए। पूजा जी टीम बड़ी हो जाए हमारी, शाबाश, सही है। इनकम के लिए दीक्षा जी, सही है। सीनियर अपग्रेड करने के लिए नेहा जी, प्रशांत जी, हमारे बिजनेस का मन पर है ये, सही है। पैसा कमाना है, वेरी गुड। भर भर के कमेंट आ रहे हैं, भर भर के कमेंट, वेरी गुड। सपना जी आपने बोला है, सही बात है। सबने जो जो बोला है बिल्कुल सही चीज़ है, जो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही चीज़ है ये। इसी के लिए हमें चाहिए इन्विटेशन करना, बट फिर भी हम भूल जाते हैं कि क्यों करना है। चलो अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे, इन्विटेशन क्यों करनी है। जैसे आपने सबने बताया, सेल्स ज़्यादा बड़ी करने के लिए, साइन अप का नंबर बढ़ाने के लिए इन्विटेशंस की ज़रूरत है।
अपनी टीम और बिजनेस को बड़ा करने के लिए इन्विटेशंस की जरूरत है। ठीक है, अपनी इनकम को कई गुना ज़्यादा बड़ा करने के लिए इन्विटेशंस की जरूरत है। जैसे आप सब बता रहे थे, यही चीज़ है, इन्विटेशन ही एक जो हमारे ये सारे काम कर सकती है। मैंने आपको बताया था ना, आपके जितने ड्रीम हैं, जो भी आपने टारगेट बना रखे हैं, आपका कोई स्ट्रॉन्ग टारगेट भी है, वो कैसे पूरा होगा? टीम बड़ी होगी, क्योंकि टीम बड़ी होगी तो इनकम बड़ी होगी, है कि नहीं है? बिल्कुल जान जी। हमारी टीम जब बड़ी हो जाएगी तभी तो हमारी इनकम बढ़ के आएगी, बड़ी 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 इनकमें आएंगी, इनकमें आएंगी तुम्हारे टारगेट पूरे होंगे। जितने भी आपके टारगेट्स आपने बना रखे हैं वो सारे के सारे हमारे इसी इन्विटेशन से पूरे हो सकते हैं। हम कई बार पूछते हैं ना, मैंने कई बार क्लासों में पूछा, ऑनलाइन ऑफलाइन में कई जगहों पर जाके पूछता हूँ, जब सेशन होते हैं हमारे, तो मैं पूछता हूँ कि आप बताओ आपका टारगेट क्या है। तो सब लोग टारगेट बनाते हैं अपने ड्रीम या टारगेट्स अपना जो भी बनाया होता है। कोई किसी ने घर बनाना, गाड़ी लेना, या फिर कई सारे टारगेट्स हमने बनाए होते हैं। पर कोई बंदा है मुझे ये टारगेट नहीं बना के बताता अपना, या किसी का टारगेट बहुत बहुत कम है ऐसे। कुछ कुछ के आंसर्स आते हैं ऐसे, किसी ने हमारा सबसे बड़ी डीप और वाइड टीम बनाने का भी हमारा टारगेट है, ऐसा टारगेट नहीं बताता कोई भी। हालांकि एक ये टारगेट अगर तुम्हारा पूरा हो जाए, बाकी सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्या मेरी बात सही है? अगर आपकी टीम डीप हो जाए और वाइड हो जाए, चौड़ी भी हो जाए और डाउन में भी चली जाए, बहुत डाउन में हो, बहुत चौड़ी हो, तो कौन सा टारगेट ऐसा है जो आपका पूरा नहीं होगा? है कि नहीं? बिल्कुल पूजा जी, निशा जी, आप इस चीज़ को समझ जाओ कि हमारी टीम के हमारे बिजनेस के अंदर हमने जो भी सोच रखा है वो सब कुछ इसी से पूरा होने वाला है। इसलिए यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो, इन्विटेशन इसलिए भी करनी है क्या कि हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया के अंदर होनी चाहिए, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पे। जितनी ज़्यादा जगहों पे, जितनी ज़्यादा स्टेट्स में तुम्हारी टीम होगी, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा तुम्हारा, है कि नहीं है? अब देखो पूरा इंडिया, तुम डिसाइड करो तुम्हें कहाँ पे अपनी टीम बनानी है, या फिर ऐसे सोच लो तुम्हारा कहाँ का मन करता है घूमने का, कौन सी जगह घूमने का मन करता है? जम्मू कश्मीर घूमने का मन करता है, ठीक है, वहीं पे इन्विटेशन कर लो, वहीं का प्रॉस्पेक्ट बुला लो, वहीं का प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन करवा लो, ब्रिज बना लो, वहीं की टीम बना लो, वहीं पे सेंटर खोल लेना, जाया करना घूमने जितना मर्जी। गोवा घूमने का मन करता है, वहाँ का बना लो, जिस जगह पे तुम्हारा मन करता है घूमने का वहीं की टीम खड़ी कर लो। ठीक है, या फिर अगर आपको ये लगता है कि मुझे पैसे अच्छे खासे कमाने हैं, देख लो जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिस जगह पे तुम्हें लगता है कि सेफ है, ज़्यादा बढ़िया है, कर लो। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर तुम जहाँ चाहो वहाँ की इन्विटेशन करके वहाँ का नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ा ना, मथुरा वाले सोचे हमें मथुरा में रहेंगे सारी उम्र। ठीक है, मथुरा बहुत अच्छी जगह है, मानता हूँ मैं, आगरा बहुत अच्छी जगह है, इसके अलावा और आप जहाँ जहाँ से जुड़े हुए सब जगह पे बहुत बहुत अच्छी जगह है। बट इनसे भी अच्छी जगह हैं कुछ जहाँ तुम्हें घूमना चाहिए। या फिर तुम्हारी टीम अगर होगी, ठीक है, अगर तुम्हारी टीम होगी वहाँ पे, तो तुम तब भी जाओगे घूमने के लिए, मज़ा भी आएगा, पैसा भी कमाओगे, है ना? तो इसलिए इन्विटेशन करने का एक ये भी हमें बेनिफिट हो जाता है। बिल्कुल मोनी जी, दिल्ली भी अच्छी जगह है, सही बोला आपने। ठीक है, तो बहुत बहुत सारी जगहें अच्छी हैं, इंडिया के अंदर भी अच्छी हैं, इंडिया के बाहर भी अच्छी हैं, बट फिर भी अगर हमारी टीम अलग अलग जगहों की होगी ना, तो हमारा पैसा भी अच्छा बनेगा। घूमना तो होगा ही होगा, पर पैसा भी हम बनाएंगे अच्छा। ठीक है, इसलिए भी इन्विटेशन करने की जरूरत है हमें। उसके बाद अब बात करते हैं इन्विटेशन होता क्या है एक्चुअल में, क्या होती है इन्विटेशन? इन्विटेशन होती है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढ रहे होते हैं, अपने बिजनेस के लिए काबिल लोग ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए, कि यार मेरा बिजनेस पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि कल को अगर मैं कहीं पे बिजी हूँ, मैं अपने बिजनेस में एक्टिव नहीं हूँ, मेरा बिजनेस पार्टनर पूरा बिजनेस को संभाल ले, है ना? इस तरह के पोटेंशियल, जिनके अंदर पोटेंशियल हो कुछ करने का, कुछ बनने का जज्बा हो। तो मैंने बताया आपको जैसे पहले भी कि अगर ट्रक खड़ा होगा ना सेब का, तो उसमें से दो बड़े इजीली ढूंढ लोगे आप, पोटेंशियल, जिनके अंदर पोटेंशियल होगा अच्छे सेब, है ना? तो उसमें से तो आप ढूंढ लोगे। बट अगर होंगे ही दो, फिर कहाँ से ढूंढ पाएंगे? तो इसलिए जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा आपका, जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचे होंगे, उतना ही ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, इन्विटेशन क्या होती है?
हम जिनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें हम इस बिज़नेस में इनवाइट करते हैं, अपनी ट्रेनिंग में इनवाइट करते हैं, अपने बिज़नेस की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है। उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, या फिर ऐसा मान के चलो उनको कॉन्टैक्ट करने का या फिर ढूंढने का जो प्रोसेस होता है, जब हम उनको कॉल कर रहे होते हैं या फिर मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो मैसेज करके हम बता रहे होते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, अपनी ट्रेनिंग के बारे में, तो हम इनवाइट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो उसी को हम बोलते हैं इनविटेशन। तो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं या फाइंड करते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपनी सेल्स के लिए, उसको इनविटेशन के बोला जाता है। उसके बाद इनविटेशन करने के कितने तरीके हैं, अब आप मुझे बताओ देख के, इनमें सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको? इनविटेशन करने का तरीका कौन सा अच्छा लगता है? सबसे पहला है डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग, दूसरा है डायरेक्ट अप्रोच करना, तीसरा रेफरेंस, चौथा चिट चैट करना। सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको, बताओ। अब मैं आपको बारी बारी यही बताऊंगा इनका सबका। हाँ, श्रुति ने बोला डायरेक्ट अप्रोच करना, वेरी गुड, सही बात, आप तो कर ही सकते हो, सब कर सकते हैं, वैसे सिर्फ श्रुति जी नहीं कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, बट सबके अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमें सिर्फ एक ही अप्लाई करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने तरीके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का आपको बेस्ट लगता है, ठीक है, जिस जगह पे जो बेस्ट लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल नेहा जी, आपने जो बोला डायरेक्ट अप्रोच बिल्कुल सही है। आप डायरेक्ट अगर फेस टू फेस किसी से मिल रहे हैं दैन डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, जिनसे तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेशन है आप उनको भी कर सकते हैं। चिट चैट भी बोला नेहा जी ने, बिल्कुल, ये चारों तरीके बहुत अच्छे हैं। अब मैं इनको बारी बारी आपको जब बताऊंगा ना, आप बोलोगे वाह सीनियर, मज़ा आ गया, हम तो चारों अप्लाई करेंगे। बिल्कुल चारों हमें अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। सोशल ज़्यादा सही है, हाँ सही बात है कुणाल जी, आपकी बात ठीक है। चलो अब बारी बारी हम देखते हैं, सबसे पहले डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग को देखते हैं। डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग का मतलब होता है डिजिटली सोशल मीडिया पे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं अपनी साइड। इन्फ्लुएंस का मतलब समझते हो ना, लोग इंस्पायर होते हैं, देख के मोटिवेट होते हैं आपको, या फिर अच्छे लगता है, आपने भी कई इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रखा होगा, है ना, आपको उनकी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, कईयों को कंटेंट अच्छा लगता होगा, कईयों के ऐसे फेस अच्छा लगता होगा आपको, यार इनका फेस बड़ा अच्छा लगता है, चलो इनको फॉलो कर लेते हैं, है ना, कईयों को डांस बड़ा अच्छा लगता होगा आपको। तो अलग अलग तरीके से लोग इन्फ्लुएंस करने में लगे पड़े होते हैं डिजिटली सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस के माध्यम से। तो अब देखो, अगर हम भी चाहते हैं लोग हमसे भी इन्फ्लुएंस हो, हम भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया को मेंटेन करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं हमारे, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी हैं, अगर आप ट्विटर पे हैं या फिर और भी कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप वहाँ पे अपनी कैसी फिगर बना के रखे हुए हैं, फिगर, पब्लिक फिगर आपकी कैसी है वहाँ पे, मतलब कि आपकी अगर वहाँ पे प्रोफाइल देखी जाए, प्रोफाइल आपने कैसी रखी हुई है, आप कैसी कैसी स्टोरियाँ मेंटेन करते हैं, शो कैसी कैसी स्टोरियाँ शो करते हैं उसमें, स्टेटस कैसे कैसे लगाते हैं, एट द सेम टाइम तुम्हारी पोस्ट कैसी कैसी जाती है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कभी भी हमें अपनी सोशल मीडिया हैंडल पे ऐसी पोस्टें नहीं करनी है जिन पोस्टों की वजह से विवाद हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, ठीक है। ऐसे इंसान के साथ कोई नहीं चलना चाहता, फिर लड़ाइयाँ ही होती हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, सोशल मीडिया पे ना हमेशा जब भी आप कोई प्रोफाइल पिक अपनी लगाओ, तो प्रोफाइल पिक आपकी चेहरे की होनी चाहिए ज़्यादातर, उसमें सिंगल होनी चाहिए फ़ोटो आपकी, ठीक है। ज़्यादा बड़े ग्रुप में मत लगाओ, 2-3 लोगों में मत लगाओ, एक अकेले की लगाओ, जहाँ आपका चेहरा समझ में आ जाए। ये ट्रस्ट वर्दी काम है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, जिससे ट्रस्ट बनता है लोगों को। अगर आपकी फ़ोटो लगी है, अच्छी फ़ोटो लगी है, देन देख के लगता है कि हाँ, बंदे ने अपनी फ़ोटो लगा रखी है, जेन्युइन इंसान है ये, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टेटस है, जहाँ फिर बैकग्राउंड पिक्चर होती है, जैसे बैकग्राउंड पिक्चर, उसमें आप ना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ लगा सकते हो, जिसमें आप कई लोगों के साथ खड़े हो, ऐसी आप लगा सकते हो। उससे क्या होगा, ये शो होगा, जैसे फेसबुक पे लगती है ये, उससे ये होगा कि हाँ, सोशली भी बंदा कनेक्टेड है, ये कई सारे लोगों के साथ इसके अच्छे रिलेशंस हैं, तो मतलब लोगों के साथ भी इसकी अच्छी डीलिंग है, तभी इतने लोगों के साथ ये घूमता है, या फिर इतने लोगों के साथ इसकी फ़ोटोज़ हैं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, अच्छा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। फिर स्टोरी हमारी ऐसी होनी चाहिए जैसी आप चाहते हो कि लोग देख के आपसे इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। कोई सैड सॉन्ग लगा देने हैं, सैड सॉन्ग लगा के रख दें हम, लोगों को ये दिखाएं भाई बड़े दुखड़े में घूम रहे हैं हम, तो दुखी हैं, परेशान हैं, दिल टूट गया है, ऐसा हो गया है, मजनू बन गया,
देवदास बन गए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई मोटिवेटेड चीज़ शेयर कर सकते हैं, लोगों को एंगेज करने के लिए कुछ पोल्स शेयर कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कई सारे सीनियर्स करते भी हैं, ऐसे कई सारे डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं, कई बार दो चीज़ें बता देंगे, बताओ इनमें से क्या अच्छी लग रही है, तो एंगेज करने के लिए भी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादातर करने की ज़रूरत होती है। अपनी पोस्टें भी, पोस्टों के ऊपर हम ज़्यादातर मैक्सिमम क्या करते हैं, हम गाना लगा देते हैं, फ़ोटो लगा देते हैं। ठीक है, चलो आप गाना लगा रहे हो, पर गाना किस तरह का लगाना चाहिए वहाँ? ठीक है, तो हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कई बार बात भी कर रहे हैं, लोगों से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लोग, कोई इंसान आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो उसको देख के कुछ ना कुछ समझे, देखे, सीखे। ठीक है, अच्छा लगे उसको, कोई बात आप बोल भी रहे हो, कभी कभार कुछ सवाल समझा भी रहे हो, कोई चीज़ शेयर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी प्रोफाइल को और अट्रैक्टिव बनाती हैं और इन्फ्लुएंसिंग बनाती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम जो पोस्ट कर रहे हैं ये बड़े ध्यान से करें, अपनी पोस्ट्स को भी मेंटेन करना सीखो, डे बाय डे अपनी पोस्ट को इंक्रीज करना, या फिर आप ये मान के चलो पोस्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव करना, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखो कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। आप कब कंटेंट अपडेट करेंगे अपना, तो आपका अकाउंट अच्छा ग्रो कर सकता है। हो सके तो पर डे पोस्ट करो। अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, आप दिन की 3 बार ही पोस्ट कर सकते हो। 3 बार करोगे तो और एंगेजमेंट बनी रहेगी आपकी। और याद रखना एक चीज़, जितना लोगों को देखोगे उतना बिकोगे। ठीक है, जितना लोगों को देखोगे उतना बिकोगे। जितनी ज़्यादा बार आपकी फ़ोटो, वीडियो, ये चीज़ें दिखेंगी ना लोगों को, तो आपकी पहचान बनती रहेगी। ठीक है, तो अपनी पोस्ट को भी मेंटेन करने का टाइम हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हम अपनी पोस्टिंग का भी टाइम पूरा मेंटेन करके रखें। कब पोस्ट करनी है मुझे, दिन में 1 बार करनी है, 2 बार करनी है, उसको मैं रेगुलर करूँ। अब तो इंस्टाग्राम में देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब ने ये ऑप्शन भी हमें दे दिया, हम शेड्यूल भी कर सकते हैं, पहले से शेड्यूल करके रख सकते हैं, बाद में वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। आप चाहो तो 1 वीक का पूरा कंटेंट पहले से शेड्यूल करके रख सकते हो, उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपडेट होता रहेगा। मतलब कि जो आपने टाइमिंग रखी होगी वो, आप नेट में हो नहीं हो, इंटरनेट आपका चल रहा है नहीं चल रहा, आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी, अब अपलोड हो जाएगी पोस्ट यहाँ। ठीक है, ये सारे फीचर्स आप भी यूज़ कर सकते हो। और फिर अगर इसको और डिटेल में आपने समझना है, तो हमारे एबीओ मैगी सीनियर ने बहुत अच्छा सेशन दिया था कंटेंट क्रिएटर क्रिएशन का। अब हमारे एबीओ राकेश सीनियर देने वाले हैं, आप उनका ये सेशन बुक कर सकते हो। उसमें और डीप में आपको समझाया गया है बहुत अच्छे से कि डिजिटली सोशल मीडिया पे या कंटेंट क्रिएशन का ये सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए हमारी, किस तरह से हम लोगों को पसंद आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका जो है अप्रोच करने का, अप्रोचेस हमेशा अप्रोच करने के लिए कोई ना कोई बात, एक्सक्यूज़, कोई बहाना हमारा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट अप्रोच कर दूंगा, नहीं, वो बात नहीं बनेगी। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कोई ना कोई एक्सक्यूज़, कोई ना कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या क्या हो सकता है, हमारी पास्ट की बातें हो सकती है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ये भी याद रखो, हम जिससे अब इन्विटेशन कर रहे हैं या फिर जिससे बात कर रहे हैं, ये हमारा दोस्त है, नोन है हमारा ये। ठीक है, इसके साथ कई हमारी मेमोरीज होंगी, ओल्ड मेमोरीज होंगी, कई मूवमेंट्स होंगे हमारे, जिनके साथ जिनको हमने कॉमनली स्पेंड किया होगा। ठीक है, ऐसी हम बातें कर सकते हैं। अब इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, हम बर्फ पिघलाने का काम कर रहे हैं। मैंने बोला था ना पहले, मेल्टिंग द आइस, बर्फ पिघलनी चाहिए पहले, तो बर्फ पिघलाने के लिए ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपनी बात स्टार्ट करनी है, जब अप्रोच करना है, जब हमने एक्सक्यूज़ के साथ स्टार्ट करना है, पुराने किसी टॉपिक को स्टार्ट कर लो पहले, धीरे धीरे करके बर्फ पिघलने दो, उसके बाद फिर अपनी बात रखेंगे हम। ठीक है, अब रेफरेंस, रेफरेंस का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, 90% लोग देखो रेफरेंस यूज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। रेफरेंस का मतलब ये है, मान लो मेरा कोई दोस्त है, उसको मैंने बोला कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे नॉन में कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा हो जिसके अंदर एजुकेशन, जिसके अंदर टैलेंट भी हो, जिसके पास एजुकेशन भी हो, समझदार हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो जरूर मेरे बारे में बता देना उसको आप। ठीक है, आप उसको मेरा रेफरेंस दे सकते हो, मेरा नंबर उसको दे सकते हो, मेरे बारे में बता सकते हो, तो ये चीज़ हम उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे बड़े सारे लोगों को मैंने देखा, हमारे ऑफिस में भी कई सारे सीनियर्स ऐसे हैं जिनकी इन्विटेशंस उनके रेफरेंस से आ रहे थे। किसी के भैया भेज रहे होते हैं किसी को, किसी की बहन उसको भेज रही होती है, या फिर कई सारे मैंने देखे हैं ऐसे
फ्रेंड जो काम कहीं और करते हैं, तो वो अपने किसी दोस्त को, अपने मामा को, फूफा को, किसी ना किसी को भेज रहा होता है यहाँ पे, तो इसीलिए वो रेफरेंस वहाँ पे काम करता है। तो जब भी हम रेफरेंस की बात करते हैं तो रेफरेंस में हम थर्ड पर्सन को बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा इंसान है जिसको काम की ज़रूरत है, तो तुम ज़रूर मेरे बारे में उसको बता दें। ठीक है, तो ये रेफरेंस वाली अप्रोच ये होती है कि हम तीसरे किसी पर्सन को बोलते हैं कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट में कोई इंसान है तो तुम उसको बताओ। ठीक है, तो वो तुम्हारे बारे में रेफरेंस दे सकता है। या फिर ऐसा भी होता है, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, कई बार ना हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन से, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, तो उसका एक फ्रेंड था आगे, उसके साथ मेरी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि मेरी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारा आपस में इतना ज़्यादा उठना बैठना नहीं हुआ, बट उसके साथ था, तो मैं उसका रेफरेंस यूज़ करके भी उसको इन्विटेशन कर सकता हूँ। तो या फिर इसको उसके लिए बोल सकता हूँ। तो रेफरल ऐसे एक दूसरे का दिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो रेफरेंस करके भी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी चिट चैट ये तो ब्रह्मास्त्र है हमारी इन्विटेशन का। आप किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में खड़े हो, ठीक है, दुनिया में किसी भी कोने पे आप खड़े होकर अननोन इंसान से 5 मिनट चिट चैट करके स्टार्ट कर सकते हो। और चिट चैट का सिस्टम भी आपने सबने सीख रखा होगा, हमारा 4 नंबर का सिस्टम भी यही है। ठीक है, 5 मिनट चिट चैट, आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हो, 5 मिनट चिट चैट करके उसको अपना दोस्त बना के अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करके देन आप उसको बता सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, इनविटेशन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो आपका पोटेंशियल कस्टमर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, इनविटेशन की, कैसे कैसे हमें करना है, क्या क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ आ रही है सबको? कमेंट करके बताएं। अब तो काफ़ी देर से आप लोग आराम से बैठे हो। हाउ टू अप्रोच, अब देखो अप्रोच करने के हम तरीके सीखेंगे। 5C जो है, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है रोहित जी, नेहा जी, वेरी गुड, है ना, आप ध्यान से सुन रहे हैं इसका मतलब, शाबाश, ठीक है सपना जी, ओके ओके, ठीक है प्रशांत जी ने बोल दिया कि हाँ सीनियर हम सुन रहे हैं, गुड, समझ भी आ रहा है, शाबाश। ठीक है, अब हम 5C के माध्यम से अपनी इन्विटेशन करेंगे। 5C बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा आपको सुन के ये चीज़ सीख के। ठीक है, 5C से पहले हम कुछ रूल्स याद रखेंगे। ठीक है, इन्विटेशन करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, हमेशा पता रहने चाहिए। पहला रूल ये बोलता है नेवर जज यूर इन प्रोस्पेक्ट, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को जज ना करें। बहुत बार ऐसा होता है, लोग ना पहले जज करने लग जाते हैं, अरे यार इसके पास तो इतना सब कुछ है पहले से, ये क्यों करेगा बिजनेस, इसके पास तो है ही कुछ नहीं, ये क्यों करेगा। जैसे मेरा एक कज़न था, मैं ना, मैं उसको इनविटेशन नहीं कर रहा था, मैं उसको इनविटेशन नहीं करना चाहता, मैं ये सोच रहा था अरे यार ये कहाँ करेगा, या कहाँ इसकी इतनी बड़ी सोच है, ये समझ पाएगा। बट मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त, वो मेरा बड़ा क्लोज है, मेरा कज़न भी उसका भी दोस्त है, उसने उसको इनविटेशन करी, उसने उसको समझा दी सारी बात, वो मान भी गया, उसने ज्वाइन भी कर लिया देखो। पर मैं ये सोचे जा रहा था कि मुझे नहीं करनी चाहिए इसको इनविटेशन। तो अगर हम ऐसी गलती करेंगे, पहले से किसी को प्री जज करेंगे, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए रूल बना दिया, बिजनेस के अंदर ये रूल बना दिया कि कभी भी प्री जज नहीं करना। रूल का मतलब रूल होता है, फिर ये रूल ऐसे नहीं बनाए जाते, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, रूल कभी भी ऐसे नहीं बनाए जाते। रूल बहुत एक्सपीरियंसेस इकट्ठे होते हैं जब, तब जाके बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये आज नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने ये पीडीएफ बनाई है तो तब जाके हमने बना दिया है, या फिर एजीएस टीम ने ये पीडीएफ बनाई तो उसने ये चीज़ लिख दी, नहीं। इससे पहले से जिन लोगों ने 50-50 साल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किया है, जिया टीमें बनाई हैं, पूरे पूरे देश उनके नीचे हैं, उन लोगों ने ये रूल्स बना रखे हैं। ठीक है, उन्होंने रूल्स बनाए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व करी जिसकी वजह से उनको फील हुआ कि इस चीज़ को लेके लोग गलती कर जाते हैं, तब जाके रूल्स बनते हैं। पहला रूल ये बोलता है कि नेवर जज योर प्रोस्पेक्ट, कभी भी जज नहीं करो प्रोस्पेक्ट। ये मत सोच लो कि ये करेगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा इससे, मुझे इसको नहीं इन्वाइट करना चाहिए। इन्विटेशन करने से पहले हमें ये गलती नहीं करनी, पहला रूल ये बना के रखना। ठीक है, दूसरा
एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। हम एक्सपेक्टेशंस अपनी अलग ही रख लेते हैं बट रियलिटी कुछ अलग होती है इसमें। तो जो दूसरा रूल बोलता है वो ये बोलता है रूल कि हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रियलिटी को समझने की ज़रूरत होती है। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि भाई मैंने तो 7 को इनवाइट किया, मेरे 7 के 7 प्रोजेक्ट आ जाने चाहिए, क्लोज हो जाने चाहिए और बस बढ़िया मेरा काम। जैसे मैंने जितनों को मैंने बोला, जितनों से मैंने बात करी, सारे के सारे एग्री हो जाने चाहिए। बट ऐसा थोड़ी ना होता है। आप देखो, ये चीज़ आप हर जगह पे अप्लाई करके देखो। आप जितनों से जो चीज़ बोलते हो सारे के सारे मान जाते हैं क्या? नहीं। आप जितने दोस्तों को अपने बोलोगे कि भाई चलो आज हम सब घूमने चलते हैं, क्या सारे चल पड़ेंगे? नहीं। आपके जितने दोस्त हैं क्रिकेट खेलने वाले, सबको बोलते हैं चलो चलो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, सारे चल पड़ते हैं? नहीं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो हमेशा इस जगह पे रियलिटी से वाकिफ होना जरूरी है। हमें हमें पता रहना चाहिए रियलिटी यहाँ क्या बोलती है। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है हमेशा। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हमारी अलग हैं पर रियलिटी अलग है। रियलिटी ये बोलती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है हमेशा। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? लॉ ऑफ एवरेज का कहने का मतलब ये है कि 10 8 6 4 2 1। इसका मतलब ये है कि 10 लोगों से अगर हम बात करके 10 लोगों को हम अप्रोच करते हैं, अगर उनमें से 8 के साथ हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, बातचीत स्टार्ट होती है हमारी। मान लो 10 को हमने मैसेज किया, 10 से बात की करने की कोशिश करी, हमने अप्रोच किया, उनमें से 8 लोगों से हमारी बातचीत हुई। ठीक है, और उन 8 में से 6 हमारी बात में इंटरेस्टेड थे होते हैं। 6 लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा, रिप्लाई किया हमें। उनमें से भी 4 लोग एग्री हुए कि ठीक है भाई, हम तुम्हारा प्लान देखने के लिए तैयार है। और उन 4 में से भी 2 लोगों ने समझने 2 लोग समझने के लिए एग्री होते हैं। समझने के लिए एग्री होने का मतलब ट्रेनिंग लगाने के लिए हमारे पास आते हैं, हमारे सेंटर में आते हैं, और उनमें से एक डन हो जाता है। ठीक है, एवरेज हमेशा ही ऐसे निकलती है, एवरेज यही होती है। हाँ, एवरेज में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप 10 में से 2 प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करवा लो, 10 में से 3 ज्वाइन करवा लो, 4 ज्वाइन करवा लो, ऐसा हो सकता है। बट हमेशा लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ही काम करेगा। ऐसा नहीं होगा आपने 10 को इनवाइट किया या मैं 10 को अप्रोच किया, 10 के 10 ज्वाइन हो जाएंगे। ये भी हो सकता है, बट ये बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद, बहुत स्किल्स बिल्डअप करने के बाद ये भी पॉसिबिलिटी है। बट इसके लिए वही बात, स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत है। हमें स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, हमें अपने हाई लेवल तक जाना पड़ेगा, तब जाके है। बट अगर हम नॉर्मली बात करें, लॉ ऑफ एवरेज ऐसे काम करता है। हमें एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना। कभी भी एक्सपेक्टेशंस गलत रखोगे ना, तो ये मान के चलो इस बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस कर जाओगे आप। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि मैं जितने लोगों से बात करूंगा, जितनों को मैं अप्रोच करूंगा, सारे के सारे मेरे बिजनेस में आके ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता यार। सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, तुम दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे तुम अप्लाई करके देख लो इस रूल को। तुम 10-15 लोग, अब तुम्हारे घर में शादी होती है, तुम्हारा बर्थडे है, तुमने बर्थडे पे अगर 20 दोस्तों को बुलाया, 20 के 20 आ जाएंगे क्या? नहीं, उसमें से भी कुछ आए नहीं आएंगे, ऐसा होगा। ठीक है, हर जगह पे ऐसा ही है। तो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह पे काम करता है। तो इसलिए हमें रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस दोनों में रियलिटी से वाकिफ होना जरूरी है। अब अगला रूल ये बोलता है कि नॉन नेटवर्क यूज करें हमेशा, 100% नो। ठीक है, हाँ बिल्कुल कुणाल जी, हर जगह पे ऐसा ही होता है। तो 100% नॉन नेटवर्क हमें यूज होना करना चाहिए। ठीक है, हमारे नॉन प्रोस्पेक्ट को हम पर बिलीव जल्दी आ जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, नॉन इन्विटेशंस क्यों करनी चाहिए। हम क्यों बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं या फिर हमने किया भी। ठीक है, पहले तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था, बट जब हमने किया तब हमें समझ में आया। या फिर ये रूल अगर बनाने वाले ने बनाया, क्यों बनाया? इस रूल को बनाने वाले ने इसलिए बनाया क्योंकि आप सोच के देखो, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो किस तरह के होते हैं? ज़्यादातर हमारे दोस्त हमारी तरह ही होते हैं। हमारी तरह का मतलब ये है कि जो मुझे पसंद है, मेरे दोस्त को भी ज़्यादातर वही चीज़ पसंद होती है। ठीक है, जिस तरह की चीज़ें मेरे दोस्त करते हैं वैसी चीज़ें मैं भी करता हूँ। मेरे ज़्यादातर दोस्त, देखना, अगर मुझे क्रिकेट पसंद है, मेरे ज़्यादातर दोस्त भी क्रिकेट वाले ही होंगे। मतलब ये मान के चलो 50-60% ऐसा होगा। ठीक है, या फिर मुझे घूमना फिरना पसंद है, मेरे दोस्तों को भी इस तरह के होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्ती हमेशा लाइक माइंडेड लोगों में होती है, लाइक माइंडेड जो मेरे जैसे होंगे। तो जब मुझे इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आया कि मुझे ये बिजनेस अच्छा लग रहा है, तो
मेरे दोस्त अगर आएंगे इस बिजनेस में, मैं उनको इन्विटेशन करूंगा, उनको भी अच्छा लगेगा। समझ आई मेरी बात? इसलिए बोला जाता है सबसे पहले नॉन इन्विटेशंस को करने के लिए। समझे मेरी बात? और फिर बात वही आती है, अगर दीवार में से एक ईंट निकल सकती है तो पूरी दीवार भी गिर सकती है। ठीक है? अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो, आपको ये बात समझ में आ गई, आपको बिजनेस पसंद आ गया, तो तुम्हारे दोस्तों को भी आएगा, क्योंकि वो भी लाइक माइंडेड है ना, वो भी तुम्हारे जैसे ही है। ज़्यादातर लोग जो तुम्हारे दोस्त होंगे ना, तुम्हारे जैसे ही होंगे। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, चलो सब लोग फूल के बारे में सोचो, फूल के बारे में सोचो, सोच लिया? चलो अब बताओ कौन से फूल के बारे में सोचा। मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर लोगों ने गुलाब के बारे में सोचा होगा, ज़्यादातर लोगों ने गुलाब के बारे में सोचा होगा। तो हाँ देख लो, प्रशांत ने बोल दिया रोज़। तो गुलाब का फूल जो है ना, वो ज़्यादा लोगों ने सोचा होगा। हाँ लो, श्रुति ने तो भेज ही दिया, वेरी गुड। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं ना, हमारी सोच एक जैसी है ना, इसलिए। ठीक है, कुणाल जी ने जैस्मिन के बारे में सोचा, हाँ हो सकता है कुछ ऐसे भी होंगे, बट ज़्यादातर लोग सेम सेम चीज़ें सोचते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ, चलो ठीक है, जहाज़ के बारे में सोचो, एरोप्लेन के बारे में सोचो, तो ज़्यादातर लोग ना उड़ते हुए जहाज़ के बारे में सोचेंगे, उड़ उड़ रहा होगा जब। ठीक है, कुछ लोग ही होंगे जो एयरपोर्ट वाले के बारे में सोचेंगे, तो एरोप्लेन को भी आप ऐसे ही सोचोगे, उड़ते हुए। ठीक है, तो सेम लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं, तो उनको चीज़ें इजीली समझ आ जाती हैं। जैसे मुझे समझ में आया तो मेरे दोस्तों को इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है नॉन नेटवर्क को हम ट्राई करें। एक तो उनको बिलीव भी होता है, दूसरा वो हमारे जैसे होते हैं, इजीली वो चीज़ को समझ भी जाते हैं। ठीक है, और फिर अननोन नेटवर्क को कभी भी इन्विटेशन मत करो। ठीक है, उसको पहले धीरे धीरे कन्वर्ट करो ना, अननोन को नॉन में लेके आओ, टाइम दो उसको। अब सोच के देखो, आज हमारे जो नॉन बने हैं, जो आज हमारे दोस्त बने हैं, वो कैसे बने? क्या बचपन से हमारे दोस्त थे? नहीं भाई, बचपन में जब हम बड़े हुए ना, हमारी फैमिली वाले ही हमारे नॉन थे। ठीक है, अब पहले पहले तो हमें पता भी नहीं था, हमारी भाई बहन जो है उनका भी नहीं पता था। उनको तो एक दूसरे को मारते थे, ये भाई है ये है नहीं है, कोई पता ही नहीं है। धीरे धीरे समझ आई ना, तब जाके उनके साथ भी बॉन्डिंग बनी। सेम दोस्त भी धीरे धीरे बने ना, जब बाहर निकले, स्कूल में जाने के बाद कुछ दोस्त बने, कुछ कॉलेज में जाने के बाद बने, कुछ तो शादी पार्टियों में बने, रिश्तेदारियों में भी हमारे कुछ दोस्त बनते ना, जब हमें पता ही नहीं होता मेरी मौसी का लड़का भी है कोई भाई। जब हम किसी शादी में गए, मामा के घर गए, तब पता चला अच्छा ये मेरी मौसी का लड़का है, चलो भाई इसके साथ दोस्ती होगी अब। फिर मेरी बुआ के बच्चे कैसे हैं, वो तो बाद में पता चलता है ना, जब जब मिलना जुलना स्टार्ट होता है, थोड़ी थोड़ी समझ आती है। तो इनके साथ भी ये नॉन हमारे बाहर धीरे धीरे ही बनते हैं। जैसे ये लोग नॉन बने हमारे, वैसे ही हमारे जो अननोन आज है, धीरे धीरे करके उनके साथ बातचीत करते करते वो भी हमारे नॉन हो जाएंगे। तो उनको पहले नॉन नेटवर्क में लेके आना है। ठीक है, उसके बाद जाके ही उनसे बात करनी होती है। तो सबसे पहले जो हम इन्विटेशन करेंगे, हमेशा 100% हमारा नेटवर्क नॉन होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? सबको समझ आ गई? अगला रूल क्या बोलता है? हमेशा नेम लिस्ट अपने हाथ में रखें, बिना नेम लिस्ट के नहीं हमें करनी इन्विटेशंस। ठीक है, नेम लिस्ट बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे बिजनेस के अंदर। देखो, दिमाग में नाम ना यार भूल जाते हैं, याद रखना। मैंने बड़ी बार प्रैक्टिस करवाई है लोगों से। लोग बोलते हैं आप सबको बहुत सारे फ्रूट्स नेम आते होंगे, बहुत सारे वेजिटेबल्स नेम आते होंगे, क्या आप में से कभी अगर किसी ने करी वैसी ये प्रैक्टिस, तो मुझे बता सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूँ ना अभी तुरंत बताओ मुझे फ्रूट्स के नेम, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि अगर आप उंगलियों पर गिनोगे 20 से ज़्यादा नेम नहीं बता पाओगे मुझे। 20 से ज़्यादा बड़े, कोई इक्का दुक्का होगा 20 नाम बता दो। बट अगर आप लिखने लगोगे ना, 20 से कई गुना ज़्यादा, मतलब 20 से भी कई गुना ज़्यादा लिख दोगे, डबल लिख दोगे उसको। ठीक है, नेम लिस्ट जब बनाते हैं ना, नेम लिस्ट रखते हैं, तो उसमें हमें पूरा पता होता है कि मुझे किसको इन्विटेशन करनी है। उसके सामने जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, हाँ बिल्कुल कुणाल जी आपको आते हैं, आपने लिख दिए, गुड, सही है। बट 20 लिखने में आपको भी याद करने पड़ेंगे फिर। तो अब हम जब इन्विटेशन करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि इन्विटेशन का जो हमारा पेज होता है, जो हमने बना रखा है, उसके सामने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि वो फ्लेक्सिबल है, अग्रेसिव है, वांट टू चेंज, कुछ चेंज होना चाहता है लाइफ में, उसकी एज कितनी है, क्या करता है, तो तुम्हारा कितना क्लोज है, वो हाई वाई वाला है, क्लोज फ्रेंड है, सारे पॉइंट्स लिखे, बड़े सोच समझ के लिखे हुए हैं वो। अगर वो सारी चीज़ें आप देखोगे ना, जिसके सामने जितनी ज़्यादा टिक लगी होती है उसको सबसे पहले करो, वो तुम्हारा नो नो हो जाएगा। ठीक है, जिसके सामने जितनी ज़्यादा टिक लगी है ना, उसको सबसे पहले इन्विटेशन करनी है। नेम लिस्ट से शॉर्ट लिस्टेड करने का, आपको शॉर्ट लिस्ट करने का एक मौका मिल जाता है नेम्स को,
नामों को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पे जब इन्विटेशन करते हैं अपनी नेम लिस्ट लेके, तो उसमें हमारे जस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर होगी मेरी बात आपको? बिना नेम लिस्ट के हम जब इन्विटेशन करते हैं तो कई बार तो हमें नाम याद भी नहीं आते, फ़ोन में सर्च करते करते क्या पता मैं अजय नाम को सर्च कर रहा हूँ, अजय को सर्च करते करते मैं गया, मुझे पता चला कि वहाँ पे अजय से पहले कोई और नाम आ गया, ठीक है, अजीत आ गया, तो मैं अजीत को इन्विटेशन करने लग गया। मैं अजय को सर्च कर रहा था, अजीत को करने लग गया, अजीत को करी मैंने, अजीत से बात करते करते इतनी लंबी होगी, क्या पता अगली बार मैं अजय को भूल ही जाऊँ उसको क्या क्या बोलने वाला था। समझ रहे मेरी बात? तो या फिर अजीत से होगी, अजीत से मेरे को ना मिल गई, या फिर किसी भी तरह की ऐसी बात होगी, अजीत तक मैं पहुँचे नहीं, अजय तक मैं पहुँचे नहीं, और हो सकता है मैं अजय को फ़ोन करने के लिए जा रहा था, अजय मेरा इन्विटेशन वो थी जो रेडी भी हो जाती, ठीक है। तो अगर मैंने नेम लिस्ट में देख के मैं करता कि भाई अजय के सामने ज़्यादा टिक है, अजीत के सामने कम है, तो मुझे अजय को पहले करनी चाहिए, तो आप अजय को करो, ठीक है। हमेशा नेम लिस्ट को कैरी करें, रूल ये बोलता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है इन्विटेशन करने से पहले, ठीक है, क्योंकि इन्विटेशन तो अभी हमने स्टार्ट नहीं करी है ना, अब हम पहले रूल समझ रहे थे, उसके बाद अब हम ये चीज़ें याद रखेंगे जब हम इन्विटेशन करेंगे। उससे पहले सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इन्विटेशन करने जा रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए हमें। मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब क्या है इसमें कि भाई इन्विटेशन करने जा रहे हैं हम, सामने वाला कैसा भी हो सकता है, क्या पता मैं इन्विटेशन करूं उसको, या फिर मैं बात कर रहा हूं, बात करते करते मुझे पता चला कि उसने ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुन रखा है, कुछ ऐसी ऐसी रील्स देख रखी हैं जिन रील्स की वजह से उसके अंदर कई सारी ऐसी मतलब कि धारणाएं बन चुकी हैं, ऐसे मिथ बन चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके कि उसको लगता है बिजनेस सही नहीं होता, ही इसमें ऐसा होता है वैसा होता है। जिसको सही नहीं पता तो इट मीन्स की गलत ही पता होगा, है ना। तो कुछ उसने रीलें ऐसे देख ली हैं, या फिर कोई हो सकता है आपने ऐसे इंसान को इन्विटेशन करी जिसने ऑलरेडी ट्रेनिंग अटेंड कर रखी हो, आपका कोई दोस्त ऐसा उसने ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है, आपको पता भी नहीं, तो वो फिर कुछ भी बोल सकता है। जैसे मुझे याद है आज भी, जब मैं पहली बार इन्विटेशन करने के लिए फेसबुक थी, शायद फेसबुक पे कर रहा था या व्हाट्सएप पे कर रहा था, तो जिससे मेरी बात होने लगी तो वो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें स्टार्टिंग बोला, हाँ हाँ मुझे काम की ज़रूरत है, तू बता मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा। मैंने सारी चीज़ें सारा प्रोसेस बता दिया, लास्ट में बोलने लगा भाई ये काम सारे मैं देख चुका हूँ, इनमें कुछ नहीं होता, छोड़ इसको, छोड़ के घर आ जा, कुछ और कर ले आके। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया भाई? अब बताने लगा मैंने वहाँ जाके देख रखा है, मैंने ट्रेनिंग लगाई है, मैंने ज्वाइनिंग करी थी, ऐसा किया वैसा किया। जब मैंने बाद में अच्छे से पता किया उससे, तो पता चला कि उसने सिर्फ सुना सुनाया था लोगों से, सिर्फ सुना है, कभी वो आया भी नहीं था इस बिजनेस में, उसने देखा भी नहीं आके, कभी ट्रेनिंग नहीं लगाई, पर सुनी सुनाई बातों से उसको बहुत सारी चीज़ें पता थी ऐसी जो ट्रेनिंग में होती हैं या फिर ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग में होता है। तो मेन मेन चीज़ें उसको कुछ ऐसी जो मतलब कि नेगेटिव चीज़ें मान के चलो, जो स्ट्रगलिंग पार्ट होता है लाइफ का, तो वो उसको पता था, और स्ट्रगलिंग को लोग नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि ऐसे करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो बोलने लगा। तो मेरा भी उस टाइम पे माइंड थोड़ा सा अपसेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया कि यार जो ये बोल रहा है कहीं सच्ची में ऐसा ही हो। तो उस टाइम पे मैं भी थोड़ा सोच विचार में पड़ गया था। तो इसलिए हमें मेंटली प्रिपेयर होकर इन्विटेशन करनी है हमेशा। क्या पता सामने वाले ने ट्रेनिंग लगाई हो, और क्या पता सामने वाला ऐसा भी हो जिसने कभी बिजनेस में एंट्री भी ली हो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी ज्वाइन भी किया हो, पैसा भी लगा दिया हो, कभी टीम बनाने की कोशिश भी करी हो, तो वो नहीं कर पाया, छोड़ दिया हो, फिर वो तुम्हें आके ज्ञान देने लग जाएगा यहाँ पे, भाई मैं कर करके देख चुका हूँ, कुछ नहीं है, मैंने 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, पता नहीं कितने बना देगा, किया भले ही 1 महीना हो। या फिर मैं सच्ची बता रहा हूँ, कईयों ने ट्रेनिंग नहीं लगाई होती, तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ विक्की के बारे में, ये विक्की था इसका नाम, इसने ट्रेनिंग नहीं लगाई थी, मुझे बोलने लगा मैं सब देख चुका हूँ भाई, कुछ नहीं है इसमें, छोड़ दे। अच्छा, तो उस टाइम पे तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया कि यार क्या करना चाहिए मुझे। बट ये है कि मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन सीनियर मेरे साथ में थे स्पॉन्सर, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, समझाया कि कोई बात नहीं, ये ऐसा होता रहता है, होगा ऐसा। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, मैं थोड़ा अपसेट हो गया। इसलिए ये चीज़ हमें पता रखनी है, ये रूल्स में आ गई कि हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। हम इन्विटेशन करने जा रहे हैं, सामने वाला कैसा भी हो सकता है, कैसे भी वो बात कर सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है हमेशा। देखो बॉडी लैंग्वेज यूज़ करने के लिए आप ये भी सोच सकते हो कि सीनियर वो कौन सा देख रहा है, हम तो कैसे ही बोल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है।
बट नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ याद रखना हमेशा, जब भी इन्विटेशन करो चलते हुए करो, खड़े होके बैठ के नहीं करनी इन्विटेशन, कोशिश करनी है चलते हुए करने की। जब भी आप चलते हुए इन्विटेशन करते हो, आपका माइंड उससे बैठे हुए बात करने से, लेटे हुए बात करने से 10 गुना ज़्यादा चलता है, क्योंकि उसमें तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो एक्टिविटी कर रही होती है, मेंटली भी हम उतने ही एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, हमारे माइंड और बॉडी का एक्शन कनेक्शन हमेशा बना रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार, कई बार। अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूँ, जल्दी से इसका रिप्लाई करना आपने, मुझे प्रिपेयर हो जाओ पहले से चैट बॉक्स खोल के। आप मुझे बताओ, हम खुश होते हैं तब नाचते हैं या फिर जब नाचते हैं तब खुश हो जाते हैं? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जब हम खुश होते हैं तब हम नाचना स्टार्ट करते हैं या फिर जब नाचते हैं तब खुश हो जाते हैं? बताओगे मुझे? हम खुश होते हैं तब नाचते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं, खुश होते हैं जब नाचते हैं, खुश होने पर। अच्छा श्रुति, ऐसा है, सबके ऐसे जवाब आ रहे हैं, खुश होने पर तब। चला ठीक है, ओके कुमकुम। राजेश, जब हम खुश होते हैं, नाचते हैं तब खुश होते हैं। हाँ ठीक बोला राजेश गुर्जर जी ने। बिल्कुल, आप ट्राई करके देखना, कभी आपका मूड सही नहीं है, मान लो आप अपसेट हो, बड़े ऐसे ढीले ढाले बैठे हुए, आप म्यूजिक ऑन करना, नाचना स्टार्ट कर देना। ठीक है, एक गाने पे हो सकता है ऐसे नाचो बड़े दुखी मन से, एक गाने पे धीरे 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 आपका मूड बन जाएगा, फिर आप खुश हो जाओगे। ठीक है, आप जरूर ट्राई करके देखना, मेरा ये मैं जो बोल रहा हूँ ना ये प्रूव करके देखना, आप ट्राई करके देखना, आप नाचोगे, खुश हो जाओगे। ठीक है, या फिर जैसे आप बोल रहे हो कि जब हम खुश होते हैं तब नाचते हैं, तो मतलब कि माइंड आपका खुश है ना, तब आपको नाचने के लिए बोलता है। ठीक है, वो भी सही है, आपकी बात दोनों ही सही है। आप खुश होते हो तब भी नाचते हो, या फिर अगर आप खुश नहीं हो, आप नाचना स्टार्ट करोगे, आपको खुशी ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सेम आपकी बॉडी भी वैसे ही काम करती है। जब आपका माइंड एक्टिव होता है, बॉडी भी एक्टिव रहती है। अगर माइंड आपको एक्टिव करना है तो बॉडी को एक्टिव कर लो पहले, चलते हुए हमेशा मेडिटेशन करो। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करो, वो बेशक ना देख रहा हो, पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज की वजह से आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। ठीक है, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है हमें। इन्विटेशन करने से पहले हम किस तरह के शब्द यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी लाइनें बोल रहे हैं जो इजीली समझ आ रही हैं। बड़ी लंबी लंबी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं होती इन्विटेशन में। इन्विटेशन में शॉर्टकट बात की जाती है, हमेशा शॉर्टकट बात रखी जाती है। तो शॉर्टकट बात समझाने के लिए हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा हमेशा कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है। सामने वाले को ये नहीं डल होके हम या फिर दबी हुई आवाज़ में इन्विटेशन करेंगे तो कैसे इन्विटेशन कर पाएंगे, नहीं हो पाएगी कभी भी। ठीक है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमारे चेहरे पे जब हम बात कर रहे हैं। सामने वाला भले ही फ़ोन पे है, तुम्हें नहीं देख रहा, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंट, तुम्हारी आवाज़ ये शो कर देगी आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपनी बात को लेके, कितने श्योर हो। ठीक है, अगर सामने से आप कर रहे हो, सामने फेस टू फेस डायरेक्ट आप अप्रोच कर रहे हो या फिर डायरेक्ट इन्विटेशन कर रहे हो, तो आपका आई कॉन्टैक्ट हमेशा प्रॉपर बना रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है वो ये बोलता है कि वर्ड्स का आर्ट हमें सीखना है। आर्ट ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ही कला है ये। ठीक है, ये बिजनेस लोगों का है, लोग हमेशा शब्दों से सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी, पर शब्दों से हम उनको वो रास्ता, वो उम्मीद जगा के दिखा सकते हैं जो उनको खुद नहीं दिख रही होती। ठीक है, शब्द एक ऐसी चीज़ है जो अंधेरी जगहों पे रास्ता दिखा देता है। ठीक है, शब्दों से ही हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमारे शब्दों का जो आर्ट है ये हमें सीखने की जरूरत है। कौन से शब्द मुझे बोलने चाहिए, कौन से शब्द मुझे यूज़ करने चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है लोगों को शब्द बोलना नहीं आते, तो अच्छी अच्छी जगहों पे अच्छे वाले माहौल को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, कुछ शब्द ही ऐसे होते हैं जो दुश्मनी को दोस्ती में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ शब्द ही ऐसे होते हैं जो दोस्ती को दुश्मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक शब्द ही है, मैं मान लो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं तुम्हें टच भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं दो चार शब्द ऐसे बोल दूंगा, तुम अभी गुस्सा हो जाओगे सारे के सारे। अभी दो चार जोक क्रैक कर दूंगा, तुम खुश हो जाओगे। जोक या फिर गाली या फिर कोई ऐसा शब्द बेकार जो है, जितने भी हैं, ये सारे के सारे मूड स्विंग कर देते हैं सामने वाले के। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि शब्दों से क्या फ़र्क पड़ता है यार, नहीं, शब्दों से फ़र्क पड़ता है। आप याद करो आप कई बार कुछ कुछ ऐसी लाइनें पढ़ते हो बुक्स में, पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो जाते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो। कई बार ऐसे शब्द, ऐसे जोक पढ़ते हो, इतने हंसते रहते हो, पूरा दिन हंसी आती रहती है। शब्द ही तो थे उस बुक में, उस न्यूज़पेपर में, या फिर जिस भी आपने मैगजीन में पढ़े, वो वर्ड्स थे।
उन वर्ड्स को पढ़ के हमारे अंदर कितनी फीलिंग, कितने इमोशन चेंज हो गए हमारे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो आप मेरी बात के साथ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो वर्ड्स की बहुत बड़ी ताकत होती है। आर्ट ऑफ वर्ड, इसकी तो पूरी क्लास होती है, मैंने कई बार इसके ऊपर क्लास करी है। बिल्कुल पूजा जी, सही। तो इसके ऊपर मैंने कई बार क्लास करी है, आर्ट ऑफ वर्ड के ऊपर, पावर ऑफ वर्ड के ऊपर, क्योंकि वर्ड ही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर। हम कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की बातें बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखने वाली हैं जब हम इन्विटेशन कर रहे हैं। कैसे कैसे शब्द मैंने यूज़ किए। कई बार कुछ लोग ऐसे शब्द यूज़ कर देते हैं, सामने वाला फ़ोन कट करके बंद, ब्लॉक मारो उसको, उसके बाद हमारा फ़ोन नहीं उठाता। कुछ लोग ऐसे शब्द यूज़ करते हैं कि उनको बार बार वो फ़ोन करते हैं। वो प्रोस्पेक्ट ही बार बार फ़ोन कर रहा था, यार आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा था, मज़ा आया था, और मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे कुछ। ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं हमें इन्विटेशन करने से पहले। अब हम 5C की बात करते हैं। ठीक है, इन्विटेशन करने के लिए जिन 5C की मैं बात कर रहा था, वो 5C की बात करते हैं। सबसे पहले कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में क्या आता है, कैसे बातचीत करते हैं हम। देखो इस स्लाइड में आपको दिख भी रहा होगा बड़े अच्छे से, हम क्या कहते हैं इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम कैसे कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहना ये तो चलो ठीक है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, बट इससे भी ज़्यादा ये पता होना चाहिए कहना कैसे है, हमारे वॉइस टोन कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे हमें रखने हैं, किस तरह की हमें बात करनी है। कन्वर्सेशन का हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, जिन लोगों को, मैंने अभी यही तो आपसे बता रहा था कि शब्द, जिन लोगों को सही तरीके से बात करना आ जाता है, अपनी बात रखना आ जाता है ना, तो वो बहुत सारे डिफ़िकल्ट लोगों को भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को इन्विटेशन कर लेते हैं। मैंने देखा है, मेरा एक ट्रैक पार्टनर था, उसने ऐसे ऐसे लोगों को इन्विटेशन करी यार, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, गवर्नमेंट टीचर थे, गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, उनको इन्विटेशन करी, पार्टनर को ज्वाइन भी करवाया हमने मिलकर। फिर एक थ्रेशर के मालिक थे, करोड़ों रुपए का बिजनेस था उनका ऑलरेडी, उनको इन्विटेशन करी। कन्वर्सेशन ही उनकी ऐसी थी ना, मतलब बात करने का तरीका ही ऐसा था जिसकी वजह से वो उनको उनको अपने अपने बातों में वो बात समझा देते थे कि उनको क्या चाहिए। जो उनको चाहिए होता था वो कैसे बताते थे, यहाँ पे इस ट्रेनिंग में आपको मिलेगा। और फिर हमें क्लोजिंग का तरीका आता था, वो क्लोजिंग का तरीका हम अप्लाई करके उनके ऊपर, तो जब उनको इस बिज़नेस की, इस जगह की, प्लेटफॉर्म की वैल्यू दिखाते थे, तो उनको समझ आया, उन्होंने ज्वाइन भी किया हमारे साथ बिज़नेस को। ठीक है, तो इसलिए कन्वर्सेशन सबसे पहला सी ये बोलता है कि हमारा कन्वर्सेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए, हम कैसे बात अपनी रख रहे हैं। ठीक है प्रीति जी, वेरी गुड बिजनेस। हम अपनी बात कैसे रख रहे हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो जो हम बोलना चाहते हैं, बोलने वाले हैं, वो तो हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर है, बट हम कैसे रखेंगे सामने वाले की सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। जब हमें अपनी बात रखने का तरीका समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे अपनी बात रखूं, तब हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म टेक्निक। फॉर्म टेक्निक हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है कि जब कभी आपको बात करनी है किसी भी, आप देखो पहले तो आपको मैंने बता ही दिया कि हम जब भी इन्विटेशन कर रहे होंगे, हम अपने नोन को इन्विटेशन कर रहे होंगे, अननोन को नहीं कर रहे होंगे। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा उसमें जो अननोन होगा, हम नोन को इन्विटेशन कर रहे हैं, जिसके साथ हमें काफ़ी टाइम हो गया बात करते हुए, जिसके बारे में मैं जानता हूँ वो मेरे बारे में जानने लग गया। ठीक है, ऐसे इंसान से हम बात कर रहे हैं, उसके साथ हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फैमिली का। ठीक है, सबसे पहले हम फैमिली की बात करेंगे। देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कभी भी अगर आप चाहते हो किसी सामने वाले के बारे में ये सारी चीज़ें जाननी है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो अगर आप चाहते हो वो कंफर्टेबल होके आपको बताए, उससे पहले आप खुद के बारे में बताओ। भले तुम अपनी फैमिली के बारे में शेयर करो कि यार मेरे परिवार में तो आजकल ऐसे से है कि मम्मी थोड़े ठीक नहीं रहते, पापा तो हमेशा कामों में लगे रहते हैं, रेस्ट करने के लिए बोलो रेस्ट कभी कभी करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर काम में बिजी रहते हैं। वो तो उनको कितना भी बोल लो, कितना भी समझा लो, वो तो रुकते भी नहीं है यार। तो उनको मैं कई बार बोला कि चलो मैं घुमाने ले जाता हूँ, नहीं आए वो। तो ऐसा ही है बस, मम्मी तो थोड़ी ठीक है, थोड़ी बीमार है, जब ठीक होती हैं खुश हो जाती हैं, जब बीमार तो परेशान हो जाती हैं। तो बस ऐसे चल रहा भी फैमिली में। तो पर भाई बहन है वो खूब मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं। तो उनको देखो कभी लड़ रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा मंगवा के खा रहे हैं, कभी मोमोज खाने जा रहे हैं, कभी कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो फैमिली की बात मैंने अपनी रखी तो वो भी अपनी बड़ी इजीली रख लेगा। समझ रहे मेरी बात? अगर तुम चाहते हो सामने वाला भी तुम्हें अपनी फैमिली की बात पूरे इजीली बताए, खुले में बताए,
तो खुलकर बताने के लिए पहले अपनी बतानी पड़ेगी। समझे मेरी बात? अगर हम फैमिली की बात स्टार्ट करते हैं तो फैमिली की बात करते करते भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी, फैमिली में कोई दिक्कत परेशानी होगी, वो जरूर इसमें शेयर कर सकता है। ठीक है, तो सेम हम इसमें आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं, हम उसका कोर मोटिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, मेल्टिंग द आइस के बाद अब वो 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं यहाँ पे। मेल्टिंग द आइस पहले, उसके बाद कोर मोटिवेशन। अगर कोर मोटिवेशन हमें यहाँ पे फैमिली वाली बात में, फैमिली की बात शेयर करते करते मिल जाता है, देन हम यहीं पे अपनी अपॉर्चुनिटी डिलीवर कर देंगे, हम यहीं पे उसको इन्विटेशन कर देंगे। अगर फैमिली में उसकी कोई परेशानी चल रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे करके परेशानी है, तो यार मैं अभी इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, इस तरह के से मैं थोड़ा इस टाइम पे लगा पड़ा हूँ इस चीज़ को करने के लिए। या फिर कोई फैमिली का नया टारगेट है, कोई नया घर बनाने के चक्कर में, नई गाड़ी खरीदने के चक्कर में, उसमें कुछ लगा वो करने के लिए, तो उसको हम बता सकते हैं। देन हम अपनी अपॉर्चुनिटी उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं कोई ऐसी बात हुई, देन अगला पॉइंट आता है वो ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन की बात की जाती है। अब जैसे मैंने बताया कि आप फैमिली की बात करो, चाहे ऑक्यूपेशन की बात करो, चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, अगर तुम अपनी बताओगे उसके बाद वो कंफर्टेबल होगी, खुले में आपको आराम से बता सकता है। अगर आप अपनी नहीं बता रहे, उसी से पूछे, हो सकता है बता तो दे पर लिमिटेड बताएगा, पूरी नहीं बताएगा वो। ठीक है, तो आपका चाहे वो दोस्त भी है, कोई नहीं चाहता यार मेरी परेशानियां सबके पता चलें, सबके सामने रखी जाए। तो ऐसा दुनिया में बना हुआ है, वैसे एक मिथ सा बना है, मैं बताऊंगा इसको तो शायद ये मेरा मजाक ना बनाने लग जाए, या किसी और को ना बताने लग जाए। इस तरह की बातें लोगों को लगने लग जाती हैं, और लगती भी हैं, लोग करते भी हैं ऐसा। तो इसलिए ऐसा है। बट यहाँ पे हम तो उसके कम्फर्ट, उसे कंफर्टेबल करने के लिए हम अपनी बात उसको बताएंगे, पहले अपनी ऑक्यूपेशन के बारे में बताएंगे, मेरा काम धंधा कैसा चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बारे में हम जान सकते हैं। अब जब वो अपनी बताए, अगर उसका अच्छा है तो बताएगा क्या अच्छा है, अगर नहीं है अच्छा, इंप्रूव करना चाहता है, बेस्ट करना चाहता है, या फिर चेंज करना चाहता है, तो बता रहा है, देन फिर आप उसके सामने, अगर आपको अपॉर्चुनिटी रखने का मौका मिलता है, देन आप इन्विटेशन उसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर वहाँ भी ऐसा आपको नहीं लगा कहीं, कोई बात नहीं, सुन लिया, कन्वर्सेशन होगी हमारी, हो ही रही है, चल रही है बात, रिक्रिएशन के ऊपर आ जाओ। रिक्रिएशन का मतलब कभी आपने इकट्ठे टाइम व्यतीत किया हो, एक साथ आप रहे हो, कभी आप एक साथ खेलते थे, घूमने जाते थे, या उसको जो चीज़ अच्छी लगती थी उस चीज़ की बात, पास्ट की कुछ मोमेंट्स आपको याद आई, क्या आजकल भी कर पा रहे हो? नहीं, घूमने जाते थे हम यार, क्या अभी जा पा रहे हो? पहले तो हम इतनी जगहों पे क्रिकेट खेलने के लिए गए, इतनी सारी जगहों पे ऐसा सा किया हमने। तो ये सारी चीज़ें हम उनको शेयर कर रहे हैं, तो वो अपनी बात बताएगा कि यार वहाँ वो दिन कहाँ रहे अभी, है ना? पहले तो बहुत टाइम था, बहुत इंजॉय किया हमने, कितनी बार तो स्कूल से बंक कर लिया, कॉलेज से बंक कर लिया, हम तो मूवी देखने जाते थे, कॉलेज को ड्रॉप करके हम मैच खेलने जाते थे, कितनी टूर्नामेंट्स हमने खेली हैं, या फिर कितनी मूवीज़ देखी हमने। तो वो तो मज़े ही और थे यार, नहर में नहाने जाते, नदी में नहाने जाते थे। तो ये कुछ रिक्रिएशंस ऐसी हैं, जो कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी लगती थी उस टाइम पे, क्या आज वो कर पा रहे हैं? है ना? इस चीज़ के ऊपर आप पूछ सकते हो उसको। फिर वो मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके थोड़े से पिघल जाते हैं कि यार वो टाइम ही और था, ऐसा ऐसा ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए कहाँ मिलेगी, ऐसी मोमेंट्स कहाँ आएगी वापस, अब तो मुश्किल ही है। तो फिर आप बोल सकते हैं नहीं, आज भी टाइम है यार ऐसा करने का, ऐसा हम आज भी कर सकते हैं, आज भी हो रहा है। फिर आपके पास मौका है अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करने का, ठीक है, इन्विटेशन करने का। देन उसके बाद मनी की बात की जाती है, पैसे को लेके आजकल क्या है, फिर अर्निंग का क्या सोर्स है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है या कमा रहा है, कैसा कमा रहा है, कैसा नहीं कमा रहा, आप अपने बारे में पहले शेयर करोगे, देन वो अपने बारे में बताएगा। ठीक है, तो इन चारों तरीके से हमारी कन्वर्सेशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके साथ बनी रहेगी हमेशा, कि इस तरीके की बातें हो जाएंगी हमारी, और इनमें से हमें उनकी कोर मोटिवेशन भी समझ आ जाएगी। ठीक है, क्या समझ आ गई सबको? अगर आप लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो अपने पास, बाद में अपनी डायरी पे कहीं आप लिख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला सी बोलता है कॉम्प्लीमेंट। पहला सी था कन्वर्सेशन, दूसरा सी बोलता है कॉम्प्लीमेंट। अब आपने जितनी भी बातें सुनी है ना, उससे फॉर्म टेक्निक लगा के हमने जितनी भी चीज़ें सुनी है, उसमें जो चीज़ अच्छी थी ना, उसको हमें कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट सच्ची तारीफ करना, टी अप करना, हमारी लैंग्वेज में, शॉर्ट की लैंग्वेज में टी अप करना, आप टी अप को अच्छे अच्छे से समझ आओगे। टी अप करना है, अब टी अप बनावटी नहीं करना, झूठा नहीं करना, सच्चा वाला टी अप करना है। जो चीज़ आपको अच्छी लगी ना, उस पर उसकी बात करने का तरीका अच्छा लगा, आप उसको बता सकते हो कि यार बड़ा मज़ा आया तुम्हारे से बात करके, कितना पोलाइटली बोलते हो तुम, क्या मस्त बोला आपने यार, एक एक बात मज़ा आ गया करके। ठीक है, अगर आपको सामने सामने मिलने का मौका मिला, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, उसका हेयर स्टाइल अच्छा लगा, है ना, आप टीएप करो उसको,
बताओ, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगा, कॉम्प्लीमेंट दो उसको। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग बार बार सुनना चाहते हैं, और सुन के फिर वो तुम्हारी बात को और ध्यान से सुनेंगे, और अच्छा लगेगा उनको। कॉम्प्लीमेंट इतनी अच्छी चीज़ है। अगर कॉल पे हो, कॉल पे भी आप उसको उसकी बातों को ध्यान से सुन के उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। जैसे आपने जब बात करी फैमिली की, तो फैमिली की बात करते करते उसने बताया कि यार फैमिली में इस टाइम पे ये प्रॉब्लम चल रही है, बट मैं, हाँ बिल्कुल गुलाम जी, सब लोग खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। आपका मैं टीएफ कर रहा हूँ ना, आप कमेंट कर रहे हो कितना अच्छा लग रहा है मुझे, आप भी खुश हो रहे होंगे अभी, है ना। तो टीएफ करने से हर बंदा खुश होता है। तो अब मान लो बात करते करते उन्होंने ये बताया कि यार मैं फैमिली के बारे में इस तरह से सोच रहा हूँ, अभी ये प्रॉब्लम्स है, मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने सुनी, आपने उसका टीएफ किया, यार बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस तरह का दिमाग लगा रहे हो, इस तरह से सोच रहे हो, फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट करना चाह रहे हो। बहुत अच्छा लगा। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा कि वो तो ब्लेम ही करते रहते हैं अपनी फैमिली को, इन्होंने क्या ही दिया मुझे, इनके पास पैसे ही नहीं होते हैं मुझे देने के लिए, मैंने क्या मांगा, मैंने एक फ़ोन ही लेने के लिए बोला था, इनके पास फ़ोन के लिए पैसे नहीं है, मैंने एक बाइक लेने के लिए बोला था, बाइक लेने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझने की बजाय ब्लेम करने लग जाते हैं। बट यार आपने ये चीज़ बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। ठीक है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो अपनी फैमिली को लेके। उसने अपनी भाई बहन के बारे में कुछ बोला, बहन की शादी के लिए बोला, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। भले आप फ़ोन पे हो, फ़ोन पर भी अगर आपने सुना है ध्यान से उसकी बातों को, तो वहाँ पे भी अगर आप ढूंढोगे कई सारे कारण, कई सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, उसका टीएफ करने के लिए। ठीक है, पर ज़रूर हमें, ज़्यादा नहीं मैं बोलता, कम से कम 2-3 ऐसे पॉइंट ढूंढ के हमने कॉम्प्लीमेंट उसको ज़रूर देना है। ये उसको और अच्छा फील करवाएगा, तुमसे बात करके भी उसको अच्छा लगेगा, बोर नहीं होगा वो जल्दी। ठीक है, ये सेकंड सी बोलता है कॉम्प्लीमेंट देना। ठीक है, थर्ड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सी क्या बोलता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। इनविटेशन करते टाइम अगर हम क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट कर रहे तो हमारी इनविटेशन कभी भी डन नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी कर लें। क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करते हैं, आप सोच के देखो, क्यूरियोसिटी कब कब क्रिएट होती है। आप में से कितने लोग हैं यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं? सब लोग चलाते होंगे, क्योंकि आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, डेटा आपके पास अनलिमिटेड है, पर डे का 2-2 GB मिल रहा है, 5G वालों को तो फ्री में मिल रहा है बहुत सारा, है ना। तो सब लोग आप ये सब चलाते होंगे। तो आप फेसबुक चलाते हो, कितने बार ऐसा हमने देखा, कई लोगों को ऐड आती है ना, ऐड आती है, कुकू टीवी की ऐड आती है, कोई एक नाटक, कोई एक ड्रामा, कोई ऐसा, कोई एक एक 2 मिनट की वीडियो चल पड़ती है, हम देखने लग जाते हैं, अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद बोलते हैं अगर इसको एपिसोड को पूरा देखना है तो आप, हाँ बिल्कुल कुकू टीवी। तो उसके बाद वो बोलते हैं अगर आपको इसको पूरा देखना चाहते हो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उन्होंने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी, है ना। कई बार हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं, गाना सुन रहे होते हैं, उसमें ऐड आ जाती है, उस ऐड में अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हो तो आप ये डाउनलोड करें। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल अविनाश जी, रिचार्ज भी लगता है, सब चीज़ें होती हैं, बट वो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, जो नया कोई नाटक आने वाला होता है उसके ट्रेलर चल रहे होते हैं, उसकी छोटी छोटी ऐड चल रही होती हैं, तो वो क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। कोई मूवी आने वाली है उसका ट्रेलर, है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्यूरियोसिटी का मतलब ये क्या 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 है, अपनी इन्विटेशन के अंदर एक हम ट्रेलर की तरह काम करते हैं यहाँ पे क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जिज्ञासा जगाते हैं। जब कोई मूवी आती है, मूवी आने से पहले उसका पोस्टर आता है, पोस्टर के बाद फिर ट्रेलर आता है। ठीक है, ट्रेलर हो गया, उसके सॉन्ग्स हो गए, वो सब कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए लोग थिएटरों में आए, भर भर के आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। हाँ बिल्कुल कुणाल जी, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जाते हैं, सब कुछ होता है, क्यूरियोसिटी ही क्रिएट करते हैं, तभी जाके लोग सुनते हैं उनको। अगर क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट करेंगे तो कौन जाके सुनेगा। कितने सारे लोगों को हमने सब्सक्राइब किया हुआ कईयों की ऐडें दे दे के। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होता है, कुछ ऐसे शब्द बोले होते हैं जिसकी वजह से क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। सेम हमारी इन्विटेशन के अंदर भी हम क्यूरियोसिटी अगर क्रिएट नहीं करते हैं, हमारी इन्विटेशन डन नहीं होती। अब क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन से शब्द हैं, हम क्या कर सकते हैं ऐसा, हमारे पास टीएफ करने के लिए हमारी ट्रेनिंग है, हम ट्रेनिंग का टीएफ कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग के अंदर जो हम चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे, वो इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो हमने आज तक अपने स्कूल में नहीं सीखी हैं, और
और ये सच बात आपने स्कूल में नहीं सीखी होंगी अपनी ट्रेनिंग वाली चीज़। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो किसने स्कूल में सीखी हो ये सिस्टम। जिस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग दे के समझाया जाता है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया जाता है, हमारे स्कूल में नहीं हमें सिखाया होगा, हमारे कॉलेज में नहीं हमें सिखाया होगा। और जैसे ट्रेनर यहाँ पे अलग अलग स्टेट के, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले, अलग अलग एजुकेशन वाले, यहाँ पे एक एक चीज़ को बड़े डीप में समझाया जाता है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेनिंग होती है कि क्या ही बताएं आपको। ठीक है, आप उस चीज़ का टी अप अगर ट्रेनिंग का करोगे, सीनियर्स का टी अप करोगे, क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है कि यार देखना तो चाहिए जाके मुझे ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है, कौन सी चीज़ें हैं। भाई यहाँ पे जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनने में हेल्प करती हैं। और मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, अगर आपने कभी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया, लाइफ में कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, ये चीज़ें अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे अपनी इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ, कभी कोई आपको फेल नहीं कर सकता। बहुत रेयर चांसेस होंगे आप फेल होंगे, मैं सच बता रहा हूँ। आप कभी भी देखना इन सारे सिस्टम्स को अपना के, कोई आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो, जो इंटरव्यूअर देने के लिए गए हो, जिस जगह पे आपने इंटरव्यू देने के लिए गए हो, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तुम्हारी फुलफिल होनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये सारी सिस्टम्स आपको अप्लाई करने आने चाहिए, जो यहाँ ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं। आसानी से कोई फेल नहीं कर पाएगा आपको। और अगर आपने बाई चांस 3 बाय शेयरिंग वाला सिस्टम अप्लाई कर दिया ना, फिर तो काम हो ही गया। पहले तो टी एफ करके देखो, टी एफ से काम हो जाएगा 50%। तो अगर फिर भी काम रह जाता है 3 बाय शेयरिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर 3 बाय शेयरिंग मतलब कि अपनी स्टोरी बताना, अगर आपको अपनी स्टोरी बताना आता है ना सामने वाले को, तो ये आसानी से तुम्हें फेल नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात? मतलब आप एलिजिबल भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वो इंटरव्यू के लिए जो डिमांड्स हैं, जो क्वालिफिकेशन रखी है वो तो है ही नहीं, आप उसमें एलिजिबल ही नहीं हो, तो फिर आप जाके वहाँ पे करने लग जाओ, वहाँ दिक्कत आ सकती है। बट जहाँ आप एलिजिबल हो, इंटरव्यूअर को अगर आपको इम्प्रेस करना है, तो ये सारे सिस्टम्स आपके लिए काम कर सकते हैं। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपके लिए। समझे मेरी बात? और ये चीज़ें आप इन्विटेशन के दौरान बोल सकते हैं, अपने सीनियर्स के बारे में बता सकते हैं कि कितने अच्छे से वो गाइड करते हैं, उनका नेचर कैसा है, आपके प्रति उनका क्या बिहेवियर है। ठीक है, और इस जगह पे काम करके लोगों की लाइफ कैसे कैसे चेंज होती है, कितने कितने टाइम में हमारे सीनियर्स क्या क्या कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको बता के क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी में यहाँ तो कोई ना कोई ट्रिप, कोई ना कोई टूर लगा रहता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जा रहा होता है, कोई टीओआई के लिए जा रहा है, कोई कोई डोर रिवॉर्ड्स के लिए जा रहा है, कोई वैसे पर्सनल लेवल पे कोई घूमने के लिए कहीं ना कहीं जा रहा है। और कई सारे लोग हैं यहाँ से अलग अलग अचीवमेंट ले रहे हैं, कोई आईफोन ले रहा है, कोई कंपनी से कोई रिवॉर्ड जीत रहा है, कोई कैश रिवॉर्ड जीत रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारी चीज़ें टीएफ में आती हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप बताओगे, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हम क्या करते हैं, हम इन्विटेशन के दौरान बस एक ही चीज़ जानते हैं, हमें ये पता है बस उनको बोलना है कि भाई आ जाओ काम के लिए। ये नहीं होता यार। इन्विटेशन के अंदर अगर हम क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं कर रहे, टीएफ नहीं कर रहे, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम जल्दबाजी करके अपनी इन्विटेशन खुद ही खराब कर ले रहे हैं। हम अपने प्रोस्पेक्ट को खुद ही खराब कर लिया। वो पोटेंशियल कस्टमर हो सकता था मेरा, बट मैंने क्या किया, जल्दबाजी में उसको जो बताना चाहिए था वो ना बता के सिर्फ इतना ही बोला कि ठीक है काम है, तुम आ जाओ, तुम्हें काम लगवा दूंगा मैं, या फिर तुम्हारे लिए मैं बात कर लूँगा सीनियर से, बस ठीक है तुम डॉक्यूमेंट भेज दो। तो उसने डॉक्यूमेंट भेजे, तुमने अगले दिन उसको बोला ठीक है आप कॉल कर लो, सीनियर को बोला सीनियर जी आप इसको कॉल कर दो, बस हो गया मेरी इन्विटेशन। तो फिर अगले दिन भी वो मना कर देता ठीक है यार मैं नहीं आ पा रहा, तो वो मना कर देता, आप बोलते मेरे को रिजेक्शन आ गई। रिजेक्शन आई नहीं, आपने ली है रिजेक्शन। क्यों ली है? क्योंकि आपने टी अप ही नहीं किया, क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट करी थी, उसको बताई ही नहीं थी छोटी छोटी ये चीज़ें। मेरे जो स्पॉन्सर थे, जो मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे इन्विटेशन करी थी, आप बिलीव करोगे कितना टाइम उन्होंने किया था, कितना टाइम लगाया था मुझे इन्विटेशन करने में। उन्होंने दिसंबर मंथ में इन्विटेशन करना मुझे स्टार्ट किया, दिसंबर मंथ में मुझे बताना स्टार्ट किया थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और अप्रैल तक मुझे बताते रहे। अप्रैल तक सोच के देखो कितने महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 5 महीने लगाए उन्होंने। और 5 महीने में जब भी फ़ोन करना, कोई ना कोई टीएफ, कोई ना कोई बात ऐसी जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती थी। और फिर जब मैंने मन बना लिया आने का, तो उस टाइम पे मेरे कई सारे दोस्त थे ऐसे जो मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं हम ट्रेनिंग लगा के आए हैं, हम देख के आए हैं, कुछ नहीं ऐसा, मत जा, तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अपनी लाइफ ख़राब मत कर, ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें। बट मैं उस टाइम पे ऑलरेडी इतना, मतलब मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी आ चुकी थी, मैं देखना चाहता था कि ऐसा है क्या यार, जो इसने इतना कुछ बताया मुझे, मैं देखूंगा जाके, मुझे देखना है जाके।
उसने इतना टीएप किया था, इतनी सब चीज़ें, और जितनी भी चीज़ें बताई थी सब सही थी। वो छोटी छोटी चीज़ें, जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम दे रही थी वहाँ पे, उन चीज़ों के ऊपर उसने मुझे बताया था। तो मुझे लगा मेरा सोल्यूशन तो है, तो अच्छा भी लगता था। उन्होंने टीएप कर करके मुझे बताया तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, और मैं जब आने लगा, कई सारे मेरे दोस्तों ने मुझे रोकने की कोशिश करी उस टाइम पे। मतलब इवन कि कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने ट्रेनिंग लगा रखे थे, लगा के गए थे, वो वहीं पे मेरे साथ जॉब करते थे दिल्ली में। मैं गुड़गांव में जॉब करता था, तो डीएलएफ में तो वहाँ पे ही रहता था मैं, यू ब्लॉक में। तो वहीं पे मेरे रूम के बगल में वो बाकी दोस्त थे, वो आके बताने लगे कि यार हम तो गए भी थे, हम देख के आए थे चंडीगढ़ में, तुम क्यों वहाँ पे जा रहे हो अभी? कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पैसे भी ले लेंगे तुमसे, और जो तुम कमा रहे हो वो सब कुछ तुम्हारा चला जाएगा, जो जो तुमने आज तक 10 20 50 हज़ार जोड़ा बस चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है, मत जाओ। तो इतनी सब चीज़ें सुनने के बाद भी मैं आ गया, सिर्फ और सिर्फ टीएफ की वजह से, सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की वजह से। ये सब चीज़ें इतना इफेक्ट डालती हैं इन्विटेशन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए थर्ड सी जो है क्यूरियोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद अगला सी बोलता है, पहले 5 अप्रोचेस की बात कर लेते हैं हम। 5 अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं? डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, ओपिनियन अप्रोच, सी टू सी अप्रोच, पार्ट टाइम अप्रोच। अप्रोचेस करने के अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच हम कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट हम ऐसे अप्रोच करते हैं, हम सामने वाले को बता रहे होते हैं बट उसको डायरेक्ट नहीं बता रहे होते हैं कि ये तुम्हारे लिए। जैसे मान लो तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है, कुणाल मेरा फ्रेंड है, तो मैं कुणाल को बोल रहा हूँ कि कुणाल यार, मेरी कंपनी में ना इस टाइम पे बड़े सारे मेरे सीनियर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ घूमने का। तो एक दिन ऐसी बात हो रही थी कि अब हो सकता है कंपनी में फिर से कुछ नए लोगों को रखा जाए, ठीक है। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है और बढ़ा रही है, तो टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे बता देना, अगर तुम्हारे फैमिली में या तुम्हारे नॉन में कोई ऐसा इंसान होगा जिसको बहुत ज़रूरत हो, और फिर बहुत टैलेंटेड हो, एजुकेटेड इंसान हो, तो मुझे बता देना, मैं उसका नाम अपने सर को या अपने सीनियर को ज़रूर शेयर कर दूंगा। अब देखो, आपने उसको बताया नहीं, आपको ने उसने उसको नहीं इन्विटेशन करी है, आपने उसको अप्रोच नहीं किया, आपने थर्ड पर्सन का नाम लिया, बट इसको अप्रोच ऑटोमेटिकली लगी। समझ रहे मेरी बात? इसको इंटरेक्ट अप्रोच भी बोला जाता है। या फिर आप ऐसा बोल भी सकते हो कि कोई अगर तुम्हारी नॉन में होगा उसको आप मेरा नंबर दे देना। जैसे फर्स्ट में ही आपको बताया था मैंने कि रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस इसी को बोला जाता है। इनडायरेक्ट अप्रोच भी हम कर सकते हैं। सबसे पहली अप्रोच ये होती है। डायरेक्ट अप्रोच में तो डायरेक्ट ही हम बोलते हैं, सामने वाले को हमने बात करा, फॉर्म टेक्निक अपन लगाई, उसमें मेल्ट द आइस, ठीक है, बर्फ पिघलने का वेट किया, उसके बाद उसका कोर मोटिवेशन जाना, उसके बाद हमने डायरेक्ट अप्रोच कर दिया उसको। डायरेक्ट उसको बता दिया कि तुम्हारे लिए जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी, इसका सोल्यूशन मैंने ऐसे ऐसे निकाला, अगर तुम भी चाहते हो कि इस चीज़ का सोल्यूशन निकल जाए तो इसमें ट्रेनिंग लगा के आप देख लो, तुम्हें डेफिनेटली सोल्यूशन मिल जाएगा, ये मैं 100% श्योर हूँ। बट ट्रेनिंग से सिर्फ आपका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आपको लाइफ की और भी बहुत सारी चीज़ों को समझ आ सकती है। फिर उसमें वही अपना अगले टेक्निक, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, टीएप करना, कॉम्प्लीमेंट देना, ये सारी चीज़ें करके हम इस ट्रेनिंग का के बारे में हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ओपिनियन अप्रोच, ओपिनियन का मतलब होता है ओपिनियन लेना, अब उस सामने वाले से राय लेना, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं कि यार, आप तो मेरे से समझदार हो, तो मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, या फिर मैंने एक कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट किया है जिसमें ब्रांड प्रमोशन का काम है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देख के मुझे बता दो इसको, ये क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे फ्यूचर के लिए सही है? आप एक बार बता दोगे मुझे देख के तो मुझे और श्योर हो जाएगा थोड़ा सा। तो ओपिनियन अप्रोच भी ऐसे होती है कि उससे हम ओपिनियन लेना चाहते हैं। कोई हमसे समझदार है, मान लो हमारा भाई बंधु ही है कोई, या फिर कोई कज़न है जिससे हमने अक्सर हमने राय ली, वो घर पे फ्री है, हमें लग रहा है कि उसके अंदर ऐसे पोटेंशियल है, वो इस बिज़नेस को कर सकता है, देन हम उसको डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच ना लगा के ओपिनियन अप्रोच भी लगा सकते हैं। हम उसको ये बोल सकते हैं, आप एक बार देख के अगर मुझे बता दोगे तो मेरे लिए और ईज़ी होगा, और मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा अपने काम को लेके। तो फिर वो जब ओपिनियन अप्रोच से हमारी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आता है, तो वो ट्रेनिंग लगा के देखता है, उसको खुद भी अच्छा लग सकता है, ठीक है, वो तब भी बिज़नेस को जॉइन भी कर सकता है। नहीं तो फिर वो बोल देगा ठीक है यार, मैंने देख लिया,
चीज़ें ठीक है तुम करो, इतने बोल के जाएगा। या फिर ज़्यादा ज़्यादा ये बोलेगा नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, क्यों नहीं अच्छा, फिर रीज़न पूछेंगे। फिर उसको समझाने के लिए हमारे पास कई सारे सीनियर्स होते हैं। और फिर तुम्हारी खुद की अगर लर्निंग्स अच्छी हैं, अगर आपने कई बाकी सारे एजेस अटेंड कर रखे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, प्रॉस्पेक्ट टू प्रॉस्पर का, ये सारी चीज़ें आपने सीख रखी हैं, तो आप उसकी ऑब्जेक्शंस खुद ही हैंडल कर लोगे। जब वो ऑब्जेक्शंस करेगा इस वजह से अच्छा नहीं, इस वजह से अच्छा नहीं है, कोई ना कोई कारण जो बताएगा वो ऑब्जेक्शंस होंगी, उन ऑब्जेक्शंस के आप रिप्लाई करोगे, दैन वो खुद ही इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर देगा आपके साथ। ठीक है, C2C अप्रोच का मतलब कस्टमर टू कस्टमर अप्रोच। तो एज ए कस्टमर भी आप उस किसी को अप्रोच कर सकते हो। जैसे कई कस्टमर्स होते हैं कई सारी जगहों पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट से वो ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर कर रहे हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यार मैं भी वहाँ से लेता था पहले और अब यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से मेरे प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ के मुकाबले यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं तो यहाँ से परचेज़ करता हूँ, तुम चाहो तुम भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एज ए कस्टमर अगर वो हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेता है, हो सकता है इन फ्यूचर मेरा पार्टनर बन जाए। ठीक है, पार्ट टाइम अप्रोच। और कोई ऐसा मेरा दोस्त है या फिर नॉन में है जो जो कोई जॉब करता है या किसी ऐसे बिजनेस में जहाँ से वो निकल नहीं सकता, आप उसको ये बोल सकते हो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो अपने काम के साथ साथ, जिसमें आपको अपने काम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, जो आप कर ले उसको तो आप करते रहो, आप इसको पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक अप्रोच है। तो क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब तो सारे चुप हो गए हैं, लिख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे पता चले, जल्दी से बता दो। पूजा जी, कुणाल जी, श्रुति जी, नितेश जी, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके गुड, सुन रहे हैं मतलब कुणाल जी, रोहित जी समझ रहे हैं, शाबाश, ठीक है मनीष जी, ओके ठीक है, सब लोग एक्टिव हैं, इसमें इसका मतलब है सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातों को। इसका मतलब ये है कि अब तो इन्विटेशन वाली प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी ना आपकी यार, है ना? बिल्कुल कंचन जी, सचिन जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, यही उम्मीद है मुझे आपसे अविनाश जी, अर्पिता जी सुन भी रहे हैं, सीनियर जी लिख भी रहे हैं, वेरी गुड, आप तो दो दो काम कर रहे हो, शाबाश, दोनों काम करने हैं हमें। ठीक है, ओके पूजा जी, तो अब अगला जो सी है कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल जो है, कंट्रोल किस जगह पे करना है हमें, ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि पेशेंस, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। ठीक है, पेशेंस रखने का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं कई बार हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं, कॉल पे बात करते करते हमने इन्विटेशन करी, है ना, अब हमारे अपने हमें समझ आ गया कि ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, इन्विटेशन मुझे करनी चाहिए, अब मैंने इन्विटेशन करी, अब सामने वाला मुझे पूछने लगा यार मुझे काम तो बता क्या कर रहा है, कैसे कैसे काम होगा। अब मैंने कई बार सुना लोगों को पूरी ट्रेनिंग ही देने लग जाते हैं, फ़ोन पे ही सारी बातें समझाने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल सचिन जी, अभी मैं बता ही रहा हूँ, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ इसको। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे उनको पूरी ट्रेनिंग ही फ़ोन पे देने लग जाते हैं, फ़ोन पे हर एक बात समझाने लग जाते हैं। तो फ़ोन पे ही हर एक बात समझाने लग जाएंगे तो क्या लगता है वो समझ जाएगा? अगर वो फ़ोन पे समझाने के लायक चीज़ होती ना ट्रेनिंग, तो फिर तो हम क्यों उसको इन्विटेशन करते, 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए क्यों हम बुलाते उसको। इसीलिए इनविटेशन सिर्फ इनविटेशन होती है, ठीक है, इनविटेशन का मतलब है कार्ड देना, जैसे आपके घर में शादी है, आपने शादी का कार्ड छपवाया और दे दिया, ठीक है, उसमें ये सब कुछ नहीं हमने डिसाइड किया लिख के देगा कि इसी में हम ये बना रहे हैं, खाने के लिए ऐसा है, ऐसे हमारे डीजे लगेंगे, इस तरह के हमारे मेहमान आएंगे, ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें हम कुछ नहीं लिखते, हम जस्ट उनको बता देते हैं कि इस डेट को हमारे घर में शादी है, उसके लिए वेन्यू हमने जो सिलेक्ट किया है वो फलाना पैलेस है या फलाना होटल है, ठीक है, या फिर मैरिज गार्डन जो भी है वो हम लिख देते हैं, और फिर टाइमिंग वहाँ पे हम शो कर देते हैं। ठीक है, इनविटेशन तो वही होती ना, शॉर्ट एंड स्वीट। बट हमारी गलती क्या होती है, यहाँ कंट्रोल क्यों लिखा गया है इसलिए लिखा गया है, हम कंट्रोल खो देते हैं, हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, एक एक चीज़, अरे तुम आओगे ना तो तुम्हें ये सिखाया जाएगा, इस तरह से बताया जाएगा, पहले दिन तुम्हारी ट्रेनिंग इस तरह से होगी, ये बातें, ये सिस्टम, ऐसे करके सिस्टम सिखाएंगे, फिर तुम्हें बिजनेस के बारे में बताएंगे, ये सारी बातें तुम फ़ोन पे बताने लग जाओगे तो भाई साहब क्यों हमें बुलाना है, फिर उनको क्यों हमें ये करना है। इसीलिए ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। फ़ोन पे तुम ना समझा पाओगे, आप इनविटेशन कर नहीं पाओगे, इनविटेशन ख़राब जरूर कर दोगे यार। ठीक है, आपने प्रोस्पेक्ट को आप इस बिजनेस के लिए इनवाइट जो कर रहे था वो इनविटेशन आप सारी खराब कर दो। तो इसलिए कंट्रोल रखना है उस टाइम पे, बिल्कुल
शॉर्ट में चीज़ें बताएं कि जो भी बात आपको जाननी है उसी के लिए मैंने आपको बताया है ट्रेनिंग है। आप ट्रेनिंग में आके समझ लो, बट मुझे इस चीज़ की श्योरिटी है जो तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन उसमें है। ठीक है, जो उसकी कोर मोटिवेशन तुम्हें समझ आई, जो उसका रीज़न तुम्हें समझ में आया, आप उस चीज़ की बात करो कि हाँ जो तुम्हारी प्रॉब्लम जो तुमने बताई है ना मुझे, उसका सोल्यूशन उसमें है, ये मुझे पता है। और वो ट्रेनिंग 4 दिन की 3 दिन की है, आपको अटेंड करके ही चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़, मुझे पूछने से ज़्यादा अच्छा है आप आके अटेंड कर लें, ताकि आप एक एक चीज़ को खुद अपनी आंखों से देख के फिर डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि मैं भी इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं फ़ोन पे सारी बात बता दूँ, क्योंकि ट्रेनिंग के अलग ट्रेनर से डिसाइड किए जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जो एक एक चीज़ को बड़े ईजिली बड़े आसान शब्दों में समझाते हैं। इसीलिए आपको ट्रेनिंग में ही सारी चीज़ें समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप आके समझें और भी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, ट्रेनिंग और मीटिंग जो भी हम बात कर रहे हैं उससे, तो इसलिए कंट्रोल रखने के लिए बोला गया यहाँ पे 4th C में। 5th C क्या बोलता है हमें? कॉम्प्लीमेंट, कमिटमेंट सॉरी। अब कमिटमेंट क्या करनी है? जब हमने इन्विटेशन करी, डन कर ली बात करके, उसने बोला चलो ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग के लिए बोले तो मैं ट्रेनिंग के लिए आ जाऊँगा। अब हमें डेट कंफर्म कर लेनी है उनसे। डेट कैसे कंफर्म करनी है कि अब चलो ठीक है, अगर आप आने के लिए रेडी हो, देन मैं आपकी बात करूंगा अपने सीनियर से। अब जो नेक्स्ट ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनने वाले हैं वो नेक्स्ट वीक के हैं, आप प्लीज़ अपना कैलेंडर चेक करके या फिर अपने घर पे कंफर्म करके मुझे बता दो नेक्स्ट वीक आपके पास टाइम है या नहीं है। अभी अभी पता कर लो, आप पता चले कि आपका यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल में नाम रख दिया जाए, और उसके बाद आपके घर में कोई काम आ जाए या फिर आपको कहीं और जाना पड़े, तो वो चीज़ जो है ना, वो सारा ट्रेनिंग शेड्यूल डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से हो सकता है मुझे भी अच्छा ना लगे, बाद में मुझे भी सुनना पड़े, या फिर कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से मेरी इमेज में बात आए। इसलिए प्लीज़ आप पहले से कंफर्म कर लो, अपनी फैमिली से पूछ के, अपने घर वालों से पूछ के फिर मुझे बताओ कि इस डेट को या फिर इस वीक में आप फ्री हो। आप उसको डेट या फिर 1-2 डेट बता सकते हो, जैसे आपका जब भी सर्कल लगता है मंडे, मंडे के बाद आपका वेडनेसडे लगता है, मंडे और वेडनेसडे की बात करी आपने, वेडनेसडे और मंडे इन 2 डेटों में आप फ्री हो, अगले 4 दिन के लिए, पूरे वीक के लिए आप फ्री हो फिर, तो आप ये कमिटमेंट उससे ज़रूर ले लें। जब आपने कमिटमेंट ले ली, टाइम डेट फिक्स कर लिया, तो फिर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं बाद में वो ये बोले कि यार अब तो मुझे काम आ गया कोई, मैं नहीं आ पा रहा। ठीक है, अगर वो फिर ऐसा बोलता है तो फिर आप बोल सकते हो कि यार मैंने तो पहले भी तो बोला था आपसे, कंफर्म किया था। हालांकि अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हो जो मैंने बताई हैं इस पूरे पूरे सेशन के अंदर, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो मना करे। बट फिर भी अगर आपको अगर आपने कमिटमेंट नहीं करी हो तो फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें कमिटमेंट भी करनी है। 5th C हमें ये बोल रहा है, हमें टाइम डेट कंफर्म कर लेना है कि आप वहाँ से आओगे, हमारा सेंटर इस जगह पे इस लोकेशन पे है, आप चेक कर लो ये लोकेशन आपके घर से कितनी दूर है। अगर अप डाउन करने वाला है उसको बोलो गूगल पे डाल के देखो कितने किलोमीटर बन रहा है, आप कितने टाइम पे घर से निकलोगे, कितने टाइम तक यहाँ पे पहुँच सकते हो। हमारी ट्रेनिंग का टाइम सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप 9 बजे से पहुँचने के लिए कितने बजे घर से निकलोगे तो पहुँच जाओगे, ये टाइमिंग अभी से देख लो, पहले से देख लो। अगर दूर है, ज़्यादा दूर है, तो आप पहले से यहाँ पे आके रह सकते हो, रात को आ जाना। ठीक है, तो अगर अप डाउन करना पॉसिबल नहीं है दैन आपको अपना स्टे भी देखना पड़ेगा, कोई होटल वगैरह लेना पड़ेगा। अगर आप होटल ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, होटल नहीं ले सकते हो तो फिर आपके रहने का जो अरेंजमेंट है उसके लिए भी बात करनी पड़ेगी। अगर हमारी मैनेजमेंट में आप रहना चाहते हो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, तो आप उनको फिर बता सकते हो सारी चीज़ यहाँ पे कमिटमेंट के अंदर। ठीक है, वो खुद बोलेगा। कई सारे लोगों को तो इस चीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है कि सीनियर वो तो रहने खाने को लेके परेशान है। भाई तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? तुम उसको बोलो ना तुम कैसे रहोगे, तुम कैसे रहोगे, तुम बता दो ना। वो क्या बताता है, मेरे पास तो है नहीं कुछ भी रहने के लिए। फिर आप बोलो कि चलो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर तुम एक ये भी चीज़ कर सकते हो जो मैंने करी थी। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो दूर से आते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल जगहों पे अरेंजमेंट्स होते हैं, बाकी पीजियों में तो वो उनको सेलेक्ट करते हैं जो ऐसी प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं, या फिर ऐसी प्रॉब्लम जिनके पास होती है, जेन्युइन प्रॉब्लम जिनके पास होती है, जिनके पास रहने के लिए स्टे करने के लिए जगह नहीं है, तो वो पीजी के फॉर्म फिल करके उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे रह सकते हैं। तो मैंने तो ये किया था, अगर तुम भी करना चाहते हो तो तुम फिर तुम्हारी बात फिर उसके लिए भी करनी पड़ेगी मैनेजमेंट से। ठीक है, तो मैनेजमेंट से फिर आप
कि हेडेक खत्म हो जाएगी, वो अपनी हेडेक खुद लेगा, हाँ यार मेरी बात कर लेना तो, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर टी अप कर रखा है, प्रॉपर वैल्यू क्रिएट कर रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आने वाली, वो इजीली इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएगा, चलो ठीक है मैं मैनेजमेंट में रह के भी इसको कर सकता हूँ, मुझे करना है क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात। अब इसके बाद अगर मैं आपको पूछूं इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके आपको क्या लगता है अपने पहले 10 प्रोस्पेक्ट को इन्विटेशन करने में कितना टाइम लग जाएगा? अब आपका टाइम है जवाब देने का, मुझे जल्दी से बताओ। हाँ रोहित जी, बिल्कुल आपने जैस बोला, प्रीति जी ने जैस बोला। अब मुझे ये बताओ कितना टाइम लग जाएगा आपको अपने 10 प्रोस्पेक्ट्स को इन्विटेशन करने के लिए, पहले 10 प्रोस्पेक्ट, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए। अब बताओ कुणाल जी, पूजा जी, श्रुति जी, सब लोग जल्दी से। अब मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। 2 दिन, अच्छा रोहित जी 2 दिन में 10 प्रोस्पेक्ट को इन्विटेशन कर लेंगे हम, दैट्स ग्रेट। 3 दिन सोनू जी ने, 1 मंथ श्रुति जी, गुड, ठीक है 1 मंथ, ठीक है। शाबाश, 1 मंथ प्रीति जी, सही है। सचिन जी 1 मंथ, कुणाल जी 1 मंथ, सही है। चलो ठीक है, अगर आप 1 मंथ का टाइम ले रहे हैं, कुछ 2 दिन का टाइम ले रहे हैं, कुछ 3 दिन का टाइम ले रहे हैं, अब मैं चेक भी करूँगा आप कितना इसका रिजल्ट लेते हो, है ना। आप कितने सीखे हो इस सेशन से, अब पता चल जाएगा आपकी इन्विटेशन कितनी आ रही है, फिर कितनी जल्दी आपके रैंक प्रमोट होने हैं। आप भर भर के इनकम कमा रहे हो यहाँ, ठीक है। यशिका जी ठीक है, आप पैसा कमाने के लिए आए हो घर से, पैसे कमाने के लिए यही एक तरीका है। आप रैंक प्रमोट करने के लिए आए हो, रैंक प्रमोट करने के लिए भी यही तरीका है। आपने टीम बिल्डअप करने के लिए आए हो, टीम बिल्डअप करने का भी यही तरीका है। आपको जो भी इस बिजनेस में मोटिवेट करती है चीज़, ठीक है, वो सब तक पहुंचने का तरीका यही है इन्विटेशन का। तो इसको हम जितनी ज़्यादा बार ट्राई करेंगे उतने ही हमारे स्किल्स परफेक्ट होते जाएंगे, और जितना बेस्ट हम यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार करके करना चाहते हैं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी इन्विटेशंस को बेस्ट करने के लिए, अपने इस स्किल को परफेक्ट करने के लिए बार बार ट्राई करने की जरूरत है, बार बार ट्राई करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच।